एक्टिंग लाइन के अंदर कितना टफ शेड्यूल रहता है। एक्टिंग से ज्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स तो शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी नहीं। दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करना चाहती हूँ टीवी सीरियल वाले एक्टर्स को। एकदम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, मुंबई माता। पहली बार हमारे घर की कोई लड़की दिल्ली से बाहर जॉब करने गई, वो मैं। पहली बार हमारे घर की वो लड़की जिसने वेस्टर्न कपड़े पहने, मैं। ये फिल्म मुझे बिना किसी कास्टिंग काउच के, बिना कोई भी कॉम्प्रोमाइज करे, 3 चीजों की वजह से मिली। सबसे बड़ी स्किल मेरे पास थी एंकरिंग। जब आप बहुत यंग होते हो और आप मुंबई आते हो, कभी कभी ऐसा लगता है हर इंसान एक गिद्ध की नजर से आपको देख रहा है कि कैसे इस पे झपट्टा मार दिया। हर हर महादेव। आप सबका एक दफे से स्वागत है सच का आईना में। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही गेस्ट हम लेकर आते हैं जो सच बोलने की ताकत रखते हैं। तो आज मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके करियर की शुरुआत एक्ट्रेस बन के नहीं हुई, एक एंकर बन के हुई। और उनके लिए एंकर बनना भी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो उस फैमिली से बिलोंग करती हैं जो कि बहुत ऑर्थोडॉक्स है, जिनके लिए टीवी इंडस्ट्री, जिनके लिए कैमरा में आना बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ा चैलेंज होता था। तो आइए आज उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस इंडस्ट्री ने उन्हें क्या कुछ दिया और ये इंडस्ट्री कितनी अच्छी है और क्या क्या इसके अंदर ऐसी बातें हैं जो आम इंसान को तोड़ती हैं। आइए वेलकम करते हैं हर हर महादेव सुगंध जी। हर हर महादेव गीतू जी। सबसे कैसी हैं पहले आप? तो मैं कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि Thank you आपने so मुझे अपने much. पॉडकास्ट पे बुलाया। अक्सर मैं आपको इंस्टाग्राम पे देखती थी, तो कहते हैं ना कि कभी कभी मैनिफेस्टेशन सच हो जाती है। तो मैं बिल्कुल। हमेशा सोचती थी कि जब भी मैं अपना फर्स्ट पॉडकास्ट इंटरव्यू दूंगी तो इनके साथ ही करना है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो पूछिए, क्या है आपके सवाल? सवाल मेरे ये है सुगंध की, जैसे आपकी मेरी ऑफ कैमरा बात हुई कि आप बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हैं और दिल्ली गर्ल हैं। सबसे बड़ी बात दोनों चीजें कि ऑर्थोडॉक्स भी और दिल्ली गर्ल भी। तो कैमरा के लिए परिवार को मनाना कितना बड़ा चैलेंज था? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली पहले थी, ओके। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया। जैसे अगर मैं बिल्कुल बचपन की बात करूं तो हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे दादाजी, मेरी दादी, मैं उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो लोग बहुत ही पुराने जमाने के लोग थे। राइट। तो उनके लिए ये सोचना कि लड़कियां पढ़ाई करेंगी, मेरे पेरेंट्स बहुत कूल है, वो तो हमेशा चाहते थे कि मेरी जो बेटियां हैं वो जरूर पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो सब पढ़ी लिखी लड़कियां हमारे घर में। लेकिन अगर आप उनसे ये कहो कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, तो उनके दिमाग में एक अलग छवि आ जाती है कि एक्ट्रेस बनेगी तो इस तरह के कपड़े पहनेगी, हमारी समाज में क्या इज्जत रहेगी। आप भी दिल्ली से हैं, राइट। तो दिल्ली के बारे में ये बात तो आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, कि तभी मैंने आपके- स्पेशली बोला कि दिल्ली से भी है और ऑर्थोडॉक्स फैमिली से मिली है। अगर आपके घर में कुछ हुआ है तो आपसे पहले पड़ोसियों को पता चल जाता है और पड़ोसी दूसरों को बता देते हैं। तो उस तरह से एक बहुत ही बड़ा वर्ड था कि एक्टर बनना है। लेकिन ना, ये जो चीजें होती है मुझे लगता है बचपन से ही शुरू हो जाती है। मेरे पेरेंट्स बहुत प्रोत्साहन देते थे मुझे स्कूल में कि प्ले में पार्टिसिपेट करो, डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, कल्चरल एक्टिविटीज में जाओ। मैं पढ़ने में अच्छी थी, कल्चरल एक्टिविटीज में अच्छी थी, मैं डिबेट्स बहुत करती थी। तो बेसिकली मेरा बचपन बहुत स्टेज पे बीता है। लेकिन क्योंकि दादा दादी, मम्मी पापा, उनके बड़े भाई, छोटे भाई, सब लोग एक साथ रह रहे हैं, तो परिवार के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो ये तो तय था कि मैं पढ़ूंगी और जॉब करूंगी। ये नहीं मैं बोल सकती थी उन्हें कि मेरे तो मन में ये ख्याल है कि मैं टीवी पे आना चाहती हूँ। अपनी राय नहीं रख सकते थे। राय रख नहीं सकते तो थे ही, बट ये है कि प्यार बहुत करते थे। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बात आती थी तो डिसीजंस जो है वो फैमिली वाले ही लेते थे। और ये बहुत पहले की बात है। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बदल गया और अब तो ऐसा हो चुका है कि एकदम कूल। लेकिन पहले मैंने उनसे कहा कि मैं मीडिया में जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन सजेशन दिया कि देखो मीडिया में तो आप बिना पढ़ाई करे भी जॉब मिल जाती है, तुम इंजीनियरिंग करो, तुम पढ़ने में इतनी अच्छी हो, इंजीनियरिंग करोगी तो आपको पता है हर एक पेरेंट ने कभी ना कभी ये कहा होता है, ये 3 इडियट्स मूवी में भी हमने देखा है कि इंजीनियरिंग करोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी और फ्यूचर सिक्योर रहेगा। राइट। और मीडिया शब्द ऐसा लगता है कि भाई पता ही नहीं फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि काफी
अनस्टेबल मानी जाती है इनकम बेस में। बिल्कुल। और अपनी फैमिली की गर्ल्स को ना, एक पंजाबी फैमिली वाले लोग हमेशा ऐसे प्यार से, ऐसे एकदम संजो के रखते हैं एकदम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में कि उसको कभी कोई बाहर वाला इंसान हानि ना पहुंचा सके। राइट। तो मेरे पेरेंट्स या जो भी मेरे दादा दादी भी यही सोचते थे। तो बेसिकली यही हुआ कि मैंने भी इंजीनियरिंग करी, लेकिन मेरे मन में ये था कि मैंने तो भाई कुछ ना कुछ स्टेज पे ही करना है। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, मैंने 4 इयर्स थिएटर किया। ओके। NSD आपको बताइए, बहुत बड़ा थिएटर स्कूल है दिल्ली में। उनके एक मेंटर थे जो हमारे कॉलेज में आते थे, हमें स्टेज प्ले, स्ट्रीट प्ले, माइम्स ये सब करवाते थे। मैं क्लासेस छोड़ कर सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो लोग गए हैं उन्हें ये पता है कि वहां पर क्या होता है। अगर आप ये कल्चरल एक्टिविटीज में प्राइज लेके आ रहे हो ना कॉलेज के लिए, तो डीन भी आपको कह देगा कि हाँ इन्हें अटेंडेंस दे दो। अच्छा, ठीक है, इसीलिए बेनिफिट मिल जाता है। हाँ तो ये बेनिफिट मिल जाता है, अटेंडेंस मिल जाती थी, एक्टिंग भी सीखने को मिल रही थी, इंजीनियरिंग भी साथ साथ पूरी हो रही है। अब मसला ये हुआ कि वहां पर कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आई। ओके। अब कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपके टीचर्स आपको बोलेंगे ही ना कि तुम नहीं जाओगी क्या, तुम भी भरो फॉर्म। मैंने फॉर्म भरा और मैं मन से ये चाहती थी कि मैं फेल हो जाऊं, मतलब मेरा कहीं सिलेक्शन ना हो, मुझे कहीं जॉब ना मिले, और मैं इंजीनियरिंग फिनिश करने के बाद मुंबई जाऊंगी, मास्टर्स इन मीडिया करूंगी और वहीं पर ही एक्टिंग करूंगी और एक घर से निकलने का जरिया मिल जाएगा। कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले टेढ़ी से निकालो, टेढ़ी कर दूंगी। तो मैंने ये, एक बच्चा जो कि मतलब अभी 12th स्टैंडर्ड में, वो कितने, मैं तो ये सोचती हूँ कभी कभी कि कितने शातिर प्लान्स बनाता है एक इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इंडिया में लड़कियां कुछ साल पहले तक अपने लिए सोच भी नहीं सकती थी कि हम क्या प्रोफेशन चुनेंगी, वो भी कोई और डिसाइड करे। राइट। और मेरी मॉम जो है ना, वो हमेशा चाहती थी कि जो मैं चाहती हूँ ना मैं वही करूँ। आपने DDLJ में वो सिमरन की मम्मी देखी है कि भाई वो अंदर से यही चाहती थी कि मीडिया में जाऊं। लेकिन वही इतना नहीं कभी किसी ने कुछ कहा, तो फिर मैंने इन्फोसिस ज्वाइन कर लिया। अच्छा। क्योंकि इन्फोसिस पहली बार अपॉर्चुनिटी थी दिल्ली से बाहर निकलने की। मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरे पेरेंट्स मुझे इन्फोसिस छोड़ने गए थे। सोचिए, एक ग्रोन अप चाइल्ड हूँ मैं, 12th कर चुकी हूँ, इंजीनियरिंग कर चुकी हूँ, अब कॉलेज भी हो गया, मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, वो मुझे छोड़ने गए थे मैसूर ट्रेनिंग सेंटर। तो मेरे पापा, उनका नाम अशोक शर्मा है, ही वॉज अ बिल्डर and my mother is a homemaker. Now they both are retired, but as we always say, homemaker तो कभी रिटायर होती नहीं है। वो रिटायर, उनकी ड्यूटी सबसे हार्ड है। तो वो बहुत ही, मैं होममेकर्स के लिए तो स्पेशली ये कहना चाहूंगी कि दुनिया का हर प्रोफेशन एक तरफ है और वो एक तरफ है। बिल्कुल। ना उनकी संडे को छुट्टी होती है, ना वो कुछ कर सकते हैं। तो मेरी मम्मी भी बिल्कुल वैसी हैं, वो लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग। वो दोनों मुझे मैसूर छोड़ने गए और उनके एक, मैं बीच में बैठी थी कैब में, एक तरफ मेरे पापा, एक तरफ मम्मी, और दोनों के आंख से आंसू बह रहे थे। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि ये ऑर्थोडॉक्सपन इतना नहीं है जितना प्यार है, प्रोटेक्शन है। हाँ। उन्हें ये रोना आ रहा था कि हमारे बिना कैसे रहेगी, जॉब में जा रही है, क्योंकि इन्फोसिस आप जा रहे हो ट्रेनिंग सेंटर मैसूर, तो आपको वहां स्टे करना पड़ता है, आपको वहां पे रहना पड़ता है, आपकी वहां ट्रेनिंग होती है, फिर आप जॉब भी बाहर ही करोगे। पहली बार हमारे घर की कोई लड़की दिल्ली से बाहर जॉब करने गई, वो मैं। पहली बार हमारे घर की वो लड़की जिसने वेस्टर्न कपड़े पहने, मैं। हर चीज के लिए एक जद्दोजहद, एक रिबेल, एक लड़ाई करनी पड़ती थी उस जमाने में। आई एम टॉकिंग 10-12 years बैक। आजकल बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं, हम इवॉल्व हो चुके हैं एज पीपल, एज विमेन, की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं तो अभी बहुत पुरानी बात भी नहीं कर रही, जस्ट पहले ही बता रही हूँ कि मतलब मेरी सब फ्रेंड्स, हम लोग एक बार मैकडॉनल्ड्स गए थे, सब फ्रेंड्स जीन्स पहन के आई थी, मैं सूट पहन के आई थी। सूट पहनना कोई बुरी बात नहीं है, आई लव इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स। लेकिन कभी कभी एक बच्चे का मन करता है कि यार मैं भी वेस्टर्न पहनूं। बिल्कुल। तो अलाउड ही नहीं था। तो मेरी मम्मी ने रिक्वेस्ट करी कि भाई सुगंध पहनेगी, तो फिर अलाउ किया गया। और आगे के जो मेरे घर में जो जितनी लड़कियां, जो मुझे अलाउड होता गया, वो तो सब उन्हें अलाउड हो गया। तो फिर मैं रास्ते आप खोलते चले गए। हाँ, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आई वॉज अ रिबेल, पर मुझे
एक जिसे कहते हैं ना, एक बॉक्स में कोई कैद कर दे कि यही तुम करोगी, ये सुनना पसंद नहीं था कभी भी। और मैंने ये बात हमेशा बोली है कि एक होता है इंसान जो रोता है अपनी सिचुएशन पे, रोने लग जाता है कि यही है, मेरी तो नियति ही यही है। एक इंसान है जो लड़ता है, और वो लड़ाई अपनों से भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, औरतों को 2 लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक लड़ाई घर वालों से और एक फिर दुनिया से। दुनिया में तो क्या क्या हुआ वो तो आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी तो घर की लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी। तो उसके बाद फिर वो मुझे इन्फोसिस छोड़ने गए, मैं इन्फोसिस में गई, वहां पर भी मैंने अच्छे से ट्रेनिंग करी, 1 साल जॉब करी। 1 साल मैंने सोच लिया था 1 साल बाद रिजाइन करना ही है, तो 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स देने शुरू कर दिए और मैं मास्टर्स इन मीडिया करने मुंबई आ गई, सोफायास कॉलेज पेडर रोड। तो अगर आप एक स्मार्टनेस देखो, सारा रास्ता जो निकाला है मैंने मुंबई का, दिल्ली से, वो रास्ता निकालने में ही 1 साल लग गया। रास्ता निकाला, और रास्ता निकालते निकालते परिवार को भी साथ रखा, सबसे बड़ी बात। हाँ। बच्चे रास्ता निकालते हैं परिवार के अगेंस्ट जाके, आपने रास्ता निकाला परिवार की खुशियों के साथ, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि देखो 2 तरह के लोग होते हैं। एक इंसान होता है जो कहता है कि तुम जो भी कर लो, मैं तो ये कर रहा हूँ। हाँ। होती हैं, आप अक्सर देखोगे घर की जो छोटी बेटियां होती है ना, जी, घर के जो छोटे बच्चे होते हैं ना पेरेंट्स के, वो रिबेल होते हैं। हाँ। कि मैं नहीं जा रहा नानी के घर, मैं नहीं जाऊंगा। बड़े बच्चे, आई एम द एल्डेस्ट डॉटर, मेरा एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है, वो हमेशा सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं कि मेरे एक्शंस मैं करूं पर किसी का दिल ना दुखे। तो इसे थोड़ा मैं स्मार्ट प्ले करना कहूंगी। तो फिर मैंने, एक और राज है जो मेरी फैमिली को भी नहीं पता, जो मैंने किया है। तो इन्फोसिस की ट्रेनिंग हुई मैसूर और हैदराबाद में, और फिर उसके बाद लिस्ट निकली कि कुछ लोगों को चंडीगढ़ भेजा जा रहा है, मोहाली में उनका एक सेंटर है, कुछ लोगों को पुणे भेजा जा रहा है। ओके। मैंने सोचा यार मोहाली ये दूर है, चंडीगढ़ नहीं, ये तो पास है ना। अच्छा, दिल्ली से पास है। हाँ। घर वाले तो भाई सारा टाइम मुझे ही वहां बुलाते रहेंगे, एक्टिंग वैक्टिंग तो छोड़ो, लड़का पकड़ के शादी करा देंगे, हो गई नौकरी, अब नौकरी होगी, अब तो यही करना है। हाँ। क्या करूं, मैंने कहा पुणे जाती हूँ। और मेरी एक फ्रेंड दहाड़े मार मार के रो रही थी, वो अमृतसर की थी, उसको जाना था दिल्ली, ये मोहाली, वो अमृतसर की थी, उसे मोहाली जाना था। वो दहाड़े मार मार के रो रही कि मेरा नहीं हुआ चंडीगढ़ सेंटर में, मैं नहीं जा रही मोहाली, मुझे नहीं रहना पुणे। मैंने कहा चल HR के पास चले, एक्सचेंज कर ले, आजा एक्सचेंज कर ले। कह रही यार ऐसा होगा। मैंने कहा चल ना, क्या फर्क पड़ता है, सुगंध जाए या कोई और जाए, क्या फर्क पड़ता है। कर दिया उसने एक्सचेंज। मेरे मम्मी पापा ने फोन पे पूछा तुम्हें क्या सेंटर मिला है, मैंने कहा अरे मम्मी पुणे मिल गया। एक्टिंग दिखाई आपने। ऐसी कभी, मैं आपको बता दूं, मैंने शर्मा परिवार से तो एक्टिंग करके ही बहुत डील किया। ठीक है, मैंने कहा बड़ा दुख है, पुणे मिल गया है, बड़ी दूर है घर से, कैसे होगा। नहीं बेटा हम आएंगे तेरे से मिलने, आ जाए। वो फिर जब आप दुखी हो जाते हो, पेरेंट्स आपको प्रोत्साहन देते हैं कि हम आएंगे। तो ऐसे में पुणे पहुंच गई, और पुणे से तो मुंबई का रास्ता बहुत ही पास है। मुझे याद है जब मैं पहली बार पुणे पहुंची थी, तो सिम्बोयसिस एक कॉलेज है वहां, और मुंबई में जेवियर्स और सोफायास, ये 3 कॉलेज में मैंने अप्लाई किया था, तीनों जगह मेरा एडमिशन हो गया था। मैंने चुना सोफायास कॉलेज, क्योंकि एक और इच्छा मेरे मन में हमेशा थी कि गर्ल्स कॉलेज में पढ़ना है। अच्छा। और वो बहुत अच्छा डिसीजन था मेरी लाइफ का। 1 साल का वो कोर्स था, उन्होंने सब कुछ सिखाया। कहते हैं ना, कैमरे के आगे आने से पहले कैमरे के पीछे की चीजें अगर आप सीख लो, बहुत बड़ी बात है ये। वो आपको पता चलता है कि आपके क्या लुक्स देने हैं, क्या उसकी बारीकियां हैं, और कैमरे के पीछे की जो, अगर जिसने सीख लिया उसको फिर कैमरा फेस करने में मुश्किल नहीं आती बस। और फिर वो लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते थे। हमने वहां पर शॉर्ट फिल्म बनाई, हमने एडवर्टाइजिंग के बारे में सीखा, हमने ब्रांडिंग के बारे में सीखा, जर्नलिज्म के बारे में सीखा। 1 साल में उन्होंने 2 साल की पढ़ाई करा दी मुझे। वो जो 1 साल था पढ़ाई का ना, मैंने ये सोचा कि सुगंध दिस इज योर चांस। अच्छा, थोड़ी पैसों की भी बात कर लेते, क्योंकि जब भी कोई एक्ट्रेस समझता है या कुछ, तो लोगों को ये बहुत क्वेश्चन होता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो पहले तो मेरी फैमिली फाइनेंशियली सपोर्टिव थी, लेकिन जब मैं इन्फोसिस गई ना, तब भी मेरे बैक ऑफ द माइंड ये बात थी कि यहाँ से छोड़कर अब कॉलेज करना है। तो मैं पैसे थोड़े सेव करती थी। वो अलग बात है कि जब मैंने अपने फादर को ये बात बोली कि मैं इन्फोसिस छोड़ना चाहती हूँ और मैं मीडिया कॉलेज में एडमिशन लूंगी, उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बोला। उन्हें तो लगा ना अब तो मीडिया कॉलेज में जाके मीडिया की जॉब करेगी, उन्हें अभी भी नहीं पता एक्टर वाली बात चल रही है दिमाग में।
उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा इन्फोसिस काफी स्टेबल जॉब है, और इन्फोसिस वाले मुझे स्विट्जरलैंड भेजने वाले थे एक प्रोजेक्ट के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो मैंने कहा पापा स्विट्जरलैंड कितना भी सुंदर हो, अपना देश छोड़कर जाने का क्या फायदा है, 3 महीने में तो आदमी पहाड़ और नदियां देख के भी बोर हो जाता है। मैं बॉम्बे जाना चाहती हूँ, बॉम्बे मेरी जगह है, आई एम लाइक अ मुंबई काइंड ऑफ अ पर्सन, आई वांट टू गो देयर। सो मेरे पापा ने फिर भी बोला कि देख ले, इन्फोसिस जो है वो स्टेबल है, और हमेशा ना पेरेंट्स को लगता है मीडिया लाइन में बहुत धक्के हैं, बहुत धक्के मिलेंगे, और आज जो मेरे फ्रेंड्स इन्फोसिस में अभी तक हैं, ऑफ कोर्स वो धक्के नहीं खा रहे हैं, मैं भी नहीं धक्के खा रही, लेकिन वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आईटी एक बेकार फील्ड है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तू सोच ले। मैंने कहा नहीं, लेकिन वो होता ना, जब मैं पहुंची गई मुंबई तो फुल उन्होंने सपोर्ट किया, राइट। क्योंकि अब तो एक तो वैसे उनका दिल छोटा हो रहा था कि मैं इन्फोसिस जा रही हूँ, अब तो दिल और भी छोटा हो गया कि मुंबई उस वक्त मुंबई में किसी को नहीं मैं जानती थी जब आप आए। हाँ जी। ओके। एक होता है ना, कोई तो रिश्तेदार होता है, कोई होता है, कोई मेरी मम्मी के दूर के रिश्तेदार थे, बस उनको मैं हेलो हाय जितना जानती थी, मैं किसी को नहीं जानती थी। मैंने एक चीज कमाई है जिंदगी में, वो है दोस्त। मैंने अपने फ्रेंड्स को फोन किया कि भाई मैं मुंबई जा रही हूँ, कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया है, हॉस्टल मुझे मिला नहीं है, तुम बताओ कहाँ रह सकते हैं। तो मेरी इन्फोसिस की ही एक फ्रेंड ने अपनी किसी फ्रेंड के घर पे मुझे रखवा दिया। अच्छा। फिर मैं 1 साल कॉलेज गई, मैंने अपना दिल जिगर जान जो होता है, 1 साल ना किसी से ज्यादा बातचीत करी, ना जैसे मुंबई आते हैं ना बच्चे, मुंबई आते ही सबसे पहले क्या करते हैं, आप ही बताओ। मुझे तो लगता है सबसे पहले तो आके वो क्लबिंग जाना पसंद करते हैं बस ये नहीं, कि ये लाइफ देखें, ये क्या है माया नगरी। नहीं, मैंने सोच लिया था कि एक तो देखो भाई, 1 साल का चांस मिला पढ़ाई करने का, फिर नहीं तो दोबारा आईटी वाली लाइफ में जाना पड़ेगा। पढ़ो लिखो, मैंने हर प्रोजेक्ट अपना दिल से किया, ये बहुत ही एक, मैं गर्व करती हूँ इस बात पे कि हमारे कॉलेज में 3 अलग अलग ग्रुप बने थे, मेरे ग्रुप ने हर कंपटीशन जीता, मेरा बहुत बड़ा योगदान था, बहुत अच्छी पढ़ाई मैंने करी। और फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज खत्म हो गया, मुझे इंस्टेंटली जॉब मिल रही थी एक प्रोडक्शन हाउस में, बट दैट वाज लाइक ऑफ अ असिस्टेंट प्रोड्यूसर जो कैमरा के पीछे काम करते हैं, और मुझे करना था कैमरा के आगे का। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी स्ट्रगल। जब भी कोई एक्टर आता है बॉम्बे, उसके पास ये ऑप्शन होता है ओके। कि पहले पीछे काम कर लो, बाद में आगे पहुंच जाना, क्योंकि रहने के लिए मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, पर ये अच्छा नहीं लगता ना। अब आप एक बार पढ़ चुके हो, कब तक लोगे, नौकरी भी कर चुके हो, कितनी बार कब तक पैसे लोगे, और पैसे तो जो दे सकते हैं वो देते हैं, जो नहीं दे सकते तो और भी मुसीबत है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक्टिंग करूंगी अब। और मैं ऑलरेडी सोच रही थी कि मुंबई में रहने के लिए 2 सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए, एक एक्टिंग जो अगर मिल गई तो, और दूसरा रोज का रेंट कैसे निकलेगा। मैं फ्लैटमेट्स के साथ फ्लैट शेयर करके रहती थी, जो अक्सर हर कोई सबसे आके बड़ा रहता है। टास्क है ये। कैसे, तो फिर मैंने अपनी जो मेरी स्किल्स थी, मेरी स्किल सबसे बड़ी स्किल मेरे पास थी एंकरिंग। मैं इन्फोसिस के लिए इवेंट्स एंकर करती थी, मैं स्कूल कॉलेज में इवेंट्स होस्ट करती थी। मैंने कहा अब एंकरिंग, अच्छा एक भी व्यक्ति को मैं एंकरिंग की भी फील्ड में जानती नहीं जानते थे? नहीं जानती थी, मैं तो मुंबई में ही किसी को नहीं जानती थी, कॉलेज में थोड़ी दोस्त बन गई, टीचर्स आ गए, किसी को मैं एंकरिंग की फील्ड में नहीं जानती थी। अब मैंने करना, मैं कैसे शुरू करूं। तो ये कोई मतलब एक, जिसे कहते हैं ना कि बैठे बैठे आप कभी भी मुंबई आओगे ना, आप बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनोगे कि लोग मरीन ड्राइव पे जाके बैठते हैं और अपने जीवन के बारे में सोचते हैं कि क्या करना है। बिल्कुल। तो मैं मरीन ड्राइव पे जाके बैठी, मैंने कहा क्या स्ट्रेटेजी बनानी है सुगंध, हो गया कॉलेज भी हो गया, अब तो नौकरी तो मिल रही थी, तुमने ली नहीं, अपने आप से बात करते हो ना आप। मैंने फेसबुक खोला, फेसबुक में मैंने टाइप करा एंकर जॉब्स। टू माय सरप्राइज फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स थे जिनको एमसी चाहिए थी। एमसी होती हैं जो इवेंट्स में एंकरिंग करती हैं, एंकर हम जनरली टेलीविजन एंकरिंग करने वालों को कहते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तो मेरे को किसी का आया हुआ था कि हमें एक एमसी चाहिए इस इवेंट के लिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उनका नंबर लिया, मैंने उन्हें फोन किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको नहीं ले सकते, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ही नहीं। यस। मैंने कहा वैसे अगर प्रोफेशनल होता तो आप कितने पैसे देते? कहते प्रोफेशनल होता तो हम मिनिमम तो 10,000 रुपए फ्रेशर को तो दे ही देते। मैंने कहा अच्छा, और अगर बिल्कुल मैं आपको अपने वीडियोस शेयर करूं, कुछ मैंने ऑफिस में किया है, तो आप क्या करेंगे ये वो?
कहते नहीं 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 हम पैसे नहीं दे सकते। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको अपने वीडियोस शेयर करती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे आप मुझे 5,000 रुपए देना, आधे पैसे, 5,000 आप रखना कमीशन, ठीक है? स्मार्ट मूव। और फ्री में मैं नहीं करूंगी, हाँ। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि फ्री में नहीं काम करना चाहिए। दोस्त यार के लिए एक गेस्ट अपीयरेंस किसी फिल्म में कर दिया मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जिस चीज में आपकी स्किल है हाँ वो नहीं करना चाहिए। राइट, रिस्पेक्ट फील नहीं होती। बिल्कुल। उसको तो बड़ी अच्छी लगी ये डील कि 5,000 मेरे, ठीक है। हाँ। बस फिर मैंने अपनी एमसी की जर्नी शुरू करी ऐसे ही। मैं हर किसी से काम लेती थी और उसको अपने पैसों में से कमीशन देती थी। ओके। फिर वो धीरे धीरे बढ़ के 10,000 20,000 हो गए। ऐसे चलते चलते इतना पैसा आ जाता था एक महीने में कि रेंट पे हो जाए, खाना खा लूं मैं, और सब चलता रहे अच्छे से। होना शुरू किया। और फिर मैं दूंगी ऑडिशंस। अच्छा, Okay. उस जमाने में, जमाना इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि कोविड से पहले का एक जमाना है। हाँ यस बिल्कुल। कोविड के बाद का बिल्कुल एक बिल्कुल जमाना। बिल्कुल कि उससे पहले ऑडिशंस होते थे, जी लेकिन आज ये है कि आप सोशल मीडिया के अकॉर्डिंगली अपना वीडियोस बनाओ और अपलोड कर दो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आया है। जैसे कि मैं, जितने भी लोग नए एक्टिंग में आना चाहते हैं या आ गए हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले क्या होता था। कोविड से पहले क्या होता था, आपको लाइनों में लगना होता था। प्रोडक्शन हाउस डिक्लेयर करता था कि हम ऑडिशन कर रहे हैं, वर्सोवा में आराम नगर एक जगह है, आप वहां जाके लाइनों में लगते थे, अपनी बारी की वेट करते थे और ऑडिशंस होते थे, एड के, फिल्म के, सीरियल के, कुछ भी होगा वो इन पर्सन होगा। अब क्या है, आपको अपनी एक इंट्रोडक्शन वीडियो और सेल्फ टेप घर में रिकॉर्ड करा हुआ ऑडिशन भेजना है। अगर हमको ये बेसिक चीजें पसंद आई तो हम आगे बात करेंगे। तो आप एक्चुअली में फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन तो अपने शहर में बैठ के भी भेज सकते हो, राइट। लेकिन तब ये नहीं था। तो मैं एक हाथ पे एंकरिंग करती थी, एमसी, दूसरे हाथ पे मैं जाकर ऑडिशंस देती थी। अच्छा, फिर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि क्या करना है। तो मैंने सोचा कि अब 1 साल तक यही करना है, इधर उधर नहीं देखना। एंकरिंग करनी है, एंकरिंग पैसे कमाने हैं इससे, और एक्टिंग के ऑडिशन देने। 1 साल तक रुकना नहीं है, कुछ मिले या ना मिले। राइट। और तब वेब नहीं था, ओटीटी नहीं था, इतना काम नहीं था जितना अब है। आज की डेट में अगर एक एक्टर टैलेंटेड है, एक एक्टर जो है वो सच में सीखा हुआ ट्रेंड एक्टर है, उसे काम मिलेगा। बहुत फॉर्मेट्स है। वो जमाने अब गए कि एक्टर खाली बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं, अब नहीं है ऐसा। तो मैंने यही सोचा कि मैं 1 साल तक ये करूंगी। फिर अब काफी चर्चा में मेरी एक रील थी अभी रिसेंटली, तो उसमें मुझसे बहुत बार लोग पूछते हैं कि फिर एंकरिंग कब करी, एक्टिंग कब करी। तो एक्चुअली में मैंने आते ही सबसे पहले एंकरिंग से तो सिर्फ एमसी का रोल प्ले किया था, मैंने एक्टिंग करी थी। सबसे पहले मैंने एक शो था, उसमें कैमियो कैरेक्टर था, वो मैंने किया। बड़ा मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो गया कि भाई टीवी सीरियल में मुझे अच्छा कुछ दिन का ट्रैक मिल गया है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो सोच ही नहीं सकता कोई। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर आप मैजिक में बिलीव करते हो, आपके साथ मिरेकल्स होंगे। बिल्कुल। आप बिलीव ही नहीं करते तो होगा ही नहीं होगा। राइट। मैं ना हमेशा बैठी बैठी ये बात अपने फ्रेंड्स को बोलती थी, तू देखियो मुझे तो ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा, खुद ही रोल मिल जाएगा मुझे। वो होता है ना, एक आप बैठते हो दोस्तों में, कुछ भी आप बोलते हो, आप तो मुंबई से हो, ये सब तो मेरे दिल्ली वाले फ्रेंड्स हैं, इनको थोड़ी सी ऐसे चौड़ दिखा दो अपनी मुंबई वाली। तो मैं उनको बोलती थी कि देख लियो मुझे तो मिल जाएगा। तो मैंने एक फिल्म का ऑडिशन दिया। अच्छा, ठीक है, मैंने फिल्म का ऑडिशन दिया और मैं उसमें 2nd नंबर पे शॉर्ट लिस्टेड थी। अच्छा, हो गए शॉर्ट लिस्टेड। Okay. शॉर्ट लिस्टेड होता है कि 2 या 3 लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, इनमें से किसी एक को चुनेंगे। राइट राइट। तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया, और जैसे ही उसका फोन आया मैंने उठा लिया। तो कहता, हेलो सुगंध जी। अब मैं सोच रही हूँ यार वाह मेरा तो हो गया। कहता, मुझे ना आपको बड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ेगा कि रियलिटी शो की एक विनर है, प्रोडक्शन हाउस ने ना उन्हें कास्ट कर लिया, आप नहीं है। ओके। उन्हें एक नोन फेस चाहिए था। तो बेसिकली अगर आपने एक रियलिटी शो कर लिया है, एक सीरियल कर लिया या ऑलरेडी कुछ कर लिया, तो आप एक नोन फेस होते हो, नहीं तो आप एक फ्रेशर होते हो। बड़ा बड़ा मन मेरा खराब हुआ, मैं बहुत उदास हुई, क्योंकि अपनी थिएटर की सारी नॉलेज,
जिंदगी का सारा एक्सपीरियंस, बोलने की क्षमता, सब कुछ यूज करके मैंने वो ऑडिशन दिया था। इतनी मेहनत से वो ऑडिशन दिया था। और अब धीरे धीरे, क्योंकि ऑडिशंस देने जाना होता था, एक्टिंग करनी थी, एमसी का काम भी मैं कम कम कर रही थी, पैसे भी खत्म होते जाते थे। मैं सोचती थी कि एक्टिंग में सब चल जाए तो लाइफ बन जाए। मेरा नहीं हुआ वहां पे। और फिर भी मैं शायद मैं 2 या 3 मिनट सैड हुई होंगी। मैं ये बात आपको मतलब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो काम नहीं करता, पर ये करता है। मैंने बोला, भगवान अगर मैंने कुछ भी अच्छा किया है ना, मुझे इस फिल्म में कोई भी रोल दिलवा दो। चलो पैरेलल लीड का रोल था वो, ये नहीं तो कोई, मुझे एक फिल्म करनी है, मुझे किक स्टार्ट करना है अपना करियर। पता नहीं, मुझे लगता है कि जब दिल से आदमी कुछ मांगता है ना, भगवान सुन लेते हैं। बिल्कुल सुनता है। लेकिन 3 चीजें हुई मेरे साथ। फिर आया मुझे उस कास्टिंग डायरेक्टर का फोन। 10 दिन बीत गए इस बात को। आप कहाँ हो सुगंध जी? सुगंध जी आप कहाँ हो? मैंने कहा कि मैं अंधेरी में हूँ, आप अभी हमारे ऑफिस आ जाओ अभी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आ जाती हूँ। मैं उनके ऑफिस गई। उन्होंने कहा कि देखिए आप शॉर्टलिस्ट हुई थी, लेकिन हम आपको बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बता रहे हैं, वो जो रियलिटी शो की स्टार हमने कास्ट की थी, उन्होंने बैकआउट कर दिया। उनका कोई मसला हो गया था किसी चीज को लेके, बजट या कुछ, वो मुझे इतना डिटेल नहीं पता। उन्होंने बैकआउट कर दिया। हम आपको इतने इतने पैसे देंगे। मैं जो बेचारा मुश्किल से रेंट भर पा रहा है, वो इतने पैसे सुनकर भी सोचा था वाओ, ये तो मेरी इन्फोसिस की सैलरी से भी ज्यादा पैसे हैं। ठीक है, हम आपको इतने इतने पैसे देंगे। और दिल्ली में शूट है। मैं और खुश, दिल्ली में शूट, और दिल्ली जाना है, इतने इतने दिन का शेड्यूल है, इतने पैसे हम आपको अभी देंगे, इतने पैसे हम आपको डबिंग के बाद देंगे, रोल ये है, और देख लीजिए आप स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, और हम आपके साथ पहले थोड़ी वर्कशॉप करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, और फिर शूट होगा। राइट। अच्छा, आप कुछ मिल जाए ना, तो भी आप एकदम से समझ नहीं पाते हो जाते हैं कि क्या हो गया मेरे साथ ये। लेकिन मैंने इस बात पे रील भी बनाई है। शट अप चिराग। ये फिल्म मुझे बिना किसी कास्टिंग काउच के, बिना कोई भी कॉम्प्रोमाइज करे, 3 चीजों की वजह से मिली। नंबर 1, मैं सही जगह पे सही टाइम पे थी। सोचो मैं इन्फोसिस में होती, मैं होती ही नहीं मुंबई में। राइट। दूसरा, मैंने अपनी मेहनत से वो ऑडिशन बनाया था। यू शुड बी टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। और तीसरी, जो तो आपके सामने बैठी हूँ तो आप मानोगे उस शब्द में, किस्मत। किस्मत बहुत बड़ी चीज है। बहुत मेहनत हर कोई करता है, लेकिन दरवाजे किस्मत ही खोलती है। मतलब वो लिखी होगी कि मुझे मिलनी है, बिल्कुल। ठीक है, वो फिल्म, लेकिन क्या हुआ कि वो रिलीज डिले हो गया उसका। अब एक फिल्म मैं कर चुकी हूँ जिसका रिलीज डिले हो चुका है। सीरियल में मुझे मिला था जो रोल, मैं सीरियल की लाइफ देखी। अच्छा, जैसे आप ये एक्टिंग आपने करी, मूवी मिली आपको, एक्टिंग आपने करी सीरियल्स में, थोड़ा सा ये बताओ कि एक्टिंग लाइन के अंदर कितना टफ शेड्यूल रहता है? मैं इस बात से ही शुरू करना चाहूंगी कि मेरे दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करना चाहती हूँ टीवी सीरियल वाले एक्टर्स को, जो डेली सोप करते हैं। बिल्कुल, और मैं उसमें इंक्लूडेड हूँ। क्योंकि जब आप एक फिल्म करते हो, एक फिल्म का एक शेड्यूल होता है, फिक्स्ड शेड्यूल होता है। राइट। एक दिन में इतने घंटे शूट होगा, ऐसे ऐसे। हम पहले तो फिल्म शुरू होने से पहले बड़ी वर्कशॉप्स वगैरह, रिहर्सल्स होती हैं, और फिर फिल्म शूट होती है तो शूट का शेड्यूल होता है, इंडोर होता है, आउटडोर होता है। ऐसा नहीं है कि फिल्म शूट करना आसान है, लेकिन एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है। और आप जब एक फिल्म करते हो ना, आपको इतने सालों के लिए लोग जानते हैं ना, कहते हैं ना, वंस अ स्टार इज ऑलवेज अ स्टार। लेकिन अगर हम डेली सोप्स की बात करें, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, जो मोस्टली तो खत्म हो जाने चाहिए 12 घंटे में, पर कभी कभी कोई सीक्वेंस होता है, जैसे होली का सीक्वेंस आ गया, बहुत सारे एक्टर्स हैं, शूट में टाइम लग रहा है, तो वो आपकी शिफ्ट 12, 13, 14 घंटे पे भी जा सकती है। सुबह आप सेट पे आते हो और आपका मेकअप डन हो जाता है, आपके हेयर डन हो जाते हैं, आपके बाल और मेकअप पूरा करके आप बैठ जाते हो, आपका सीन लगता है। उसके बाद हो सकता है कि थोड़े ब्रेक के बाद आपका फिर दोबारा सीन लगे। वो चाहे कोई भी एक्टर हो, सारे फॉर्मेट्स, टीवी, वेब, सबसे ज्यादा काम और मेहनत डेली सोप्स वाले को करनी पड़ती है।
नहीं, आपका जैसे एक अगर हम डेली सोप की बात कर रहे हैं, जैसे अब आपका एक सीन आपकी स्टार्ट हुई, जैसे शिफ्ट स्टार्ट हुई 9 टू 9 की, हाँ राइट? जी। आपका पहला सीन अगर हुआ शूट 10 बजे, दूसरा शूट आपका 1 बजे है, तो वो 10 से 1 आप वहीं बैठे रहेंगे विद मेकअप विद हेयर? जी, आप मेकअप रूम में बैठे रहेंगे। हुँ, आप या तो ऐसा दिन हो सकता है आपके बैक टू बैक सीन लगे हुए हैं, ओके। या फिर हो सकता है कि आज आपके इम्पोर्टेंट 3 ही सीन है, पर वो हुँ, अलग-अलग टाइम पे लगेंगे, क्योंकि बहुत कुछ होता है, लाइटिंग चेंज होनी है, लोकेशन चेंज होनी है। तो जब तक वो लाइटिंग चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, हुँ, आप अपने मेकअप रूम में ही हैं। आप अपने मेकअप रूम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, जो कि आगे के सीन की है, जो आपको पहले ही मिल जाती है, आपको याद ही होता है। हुँ। या फिर आप आजकल तो लोग मेकअप रूम में रील्स बना लेते हैं। लेकिन इंतज़ार एक बहुत बड़ी चीज़ है डेली सोप्स में। ऐसा नहीं होता कि हाँ, अगर आपके दिन में 4 सीन है तो बैक टू बैक आपको करके भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा होता? भी हो सकता है कभी, ओके, पर ऐसा हमेशा नहीं होगा। नहीं होता। और मोस्टली यही होगा कि कभी-कभी ऑन द डे ऑफ द शूट भी हुँ, शेड्यूल चेंज हो सकता है। ओके। इसीलिए वो सारे एक्टर्स मोस्टली जिसका हुँ, है, उनको सुबह बुलाकर रेडी करा देते हैं। और आप उनकी एक परेशानी समझिए कि एक टीवी शो जो है, हुँ, डेली सोप का एक एपिसोड हुँ, 30 मिनट का, हुँ, उन्हें 1 दिन में शूट करना होता है। और कई लोगों के पास तो बैंक होता है हुँ, कि उन्होंने 2-4 एपिसोड शूट करे हुए हैं। कई लोगों के पास इतना ही बैंक होता है कि आज जो शूट होगा, वो कल जाना है टेलीकास्ट में। ओके। मतलब इतना नहीं होता कि 10 दिन का आपके पास पूरा कई बार होगा, होता, पर कई बार नहीं भी नहीं होगा। होता, ओके, सुबह स्क्रिप्ट आती है, वो उसी दिन शूट होती है, वो फिर एडिट होती है। जितना शूट होता जाता है, एडिट होता है, और अगले दिन टेलीकास्ट है। ओके। तो हम एक ऐसे मैराथन में भाग रहे हुँ, हैं पूरे दिन, और जो टेलीकास्ट जाना है, वो जाना है। उसको रोक नहीं आप सकते? पहले, अगर आपको याद होगा, तो पहले डेली सोप्स का एक एपिसोड 1 हफ्ते में 1 एपिसोड आता था। राइट, राइट। अब रोज आता है, अब रोज़ आता तो है। रोज शूट करना पड़ेगा। फिल्म के पास तो बहुत टाइम है। आप शूट करो, एडिट करो, रिलीज डेट अगले साल की होती है। हुँ, तो डेली सोप्स वाले एक्टर्स सबसे ज्यादा टाइम के लिए सेट पे रहते हैं और मेहनत करते हैं। जब आप बहुत फेमस हो, हुँ, तब तो आप फिर भी थोड़ा कम काम करोगे कि कुछ घंटे आए और चले गए। हुँ, लेकिन जब आपने अभी अभी शुरू किया है, आप अभी आपको पहला शो मिला है, दूसरा मिला है, आप बैठोगे, सब बैठते हैं, इंतज़ार करते रहोगे। सब इंतजार करते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि लोगों को लगता है कि एक्टिंग एक बहुत ही ग्लैमरस प्रोफेशन है, हुँ, पर मैं ये बताना चाहूंगी कि एक्टिंग से ज्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स तो शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी नहीं होते, नहीं होते। 9 बजे की जॉब 9 बजे तो रात को खत्म हो जाती है। हुँ, रिसेंटली मैं एक शूट पे गई थी जिसमें मेरा 9 बजे का कॉल टाइम था, ओके। तो टेक्निकली मेरी रात के 9 बजे शूट खत्म हो जानी चाहिए। वहां पे कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, हुँ, सुबह के 4 बजे घर आई हूँ मैं। और अगले दिन मेरी फिर शूट है, जिसका 9 बजे का कॉल कॉल टाइम। टाइम है। तो कभी कभी ऐसा होगा। हुँ, लेकिन हाँ, आप कभी भी, मैं आपको, जैसे मैं अपनी एंकरिंग की स्टोरी बता हुँ, रही थी कि मैंने फिल्म भी कर ली, मैंने हुँ, टीवी शो भी कर लिया, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत आपको जिस रास्ते पे जब ले जाना चाहती है ना, तो ले जाती है। बिल्कुल। उसी वक्त मैंने एक और ऑडिशन दिया, हुँ, जो स्टार नेटवर्क की एक कंपनी थी, स्टार सीजे। हुँ, उसमें एंकरिंग का ऑडिशन था। वो ऑडिशन मेरा बहुत अच्छा लगा उन्हें, और उन लोगों ने भी मुझे बुलाया। उन लोगों ने मुझे कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आपको हम एंकरिंग की जॉब ऑफर करेंगे। ओके। तो इट विल बी लाइक, जैसे न्यूज़ चैनल्स में होता है हुँ, ना कि हुँ, आप एंकर इज़ ऑन द पेरोल ऑफ द पेरोल, कंपनी, राइट, राइट। तो हम आपको जॉब ऑफर करेंगे। अब हुँ, मेरे पास 2 रास्ते थे। या हुँ, तो मैं एक्टिंग, वो फ़िल्म जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, जो डिले हो ही जा रही है, या तो मैं उसका इंतज़ार करूँ, हुँ, या मैं और स्ट्रगल करूँ और एक्टिंग में आगे जाऊँ, या फिर मैं एंकरिंग की ये जॉब ले लूँ और साथ-साथ ऑडिशंस देती रहूँ। जब कोई अच्छा मेरे पास शो या काम आएगा, तब राइट, मैं छोड़ दूँगी जॉब। हर राइट। इंसान ऐसा हाँ, ही बिल्कुल, सोचता है। बिल्कुल। और फिर वो सब भी नहीं करना पड़ेगा, इतने इवेंट्स और ये मुंबई में सस्टेन करने के लिए हुँ, आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने वो जॉब ले ली। हुँ, लेकिन उस जॉब में इतनी सक्सेसफुल मैं हुई, जैसे कि शायद एंकरिंग ऑन टीवी के लिए ही बनी हूँ मैं। ओके। और फिर पता है, एक्टिंग के बारे में ये मैं बहुत बहुत लोगों के मुंह से सुना भी है और अब मानने भी लग गई हूँ। आप एक्टिंग में सक्सेस कब मिलेगी ये बता नहीं सकते।
लेकिन आपको कंसिस्टेंटली वहां पे उसी जगह रहना पड़ेगा। और हम्म, जब आप किसी जॉब को करने लग जाते हो ना, एक विशियस साइकिल है ये। हम्म, सैलरी आना हाँ 30 ये तारीख को, राइट राइट राइट। फिर उन पैसों को खर्चना, दुनिया घूमना, दुनिया देखना। जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है वो ट्रिप्स नहीं ले सकता। वो अगर दिल्ली से कोई स्ट्रगलिंग एक्टर मुंबई आया है और वो यहाँ रह रहा है और स्ट्रगल कर रहा है, वो शायद अपने घर की शादी में जाने के लिए फ्लाइट की टिकट भी नहीं ले सकता, जब तक कि वो एक अच्छा बड़ा एक्टर ना बन जाए। तो मुझे ये था कि ठीक है, ये अच्छी लाइफ है, इसको भी करती हूँ, लेकिन एक्टिंग का सपना छोड़ूंगी नहीं, ऑडिशंस देती रहूंगी। तो बीच बीच में मैंने काफी सारा और काम भी किया। कई बार मैं शूट्स के लिए अपनी जॉब से छुट्टी लेकर शूट्स कर लेती थी एक्टिंग की, और एंकरिंग में फिर मुझे जैसे स्टार में मौका मिला एक बारी, और फिर ऐसा हुआ कि मुझे एनडीटीवी पे एंकरिंग करने का मौका मिला। तो मतलब एंकरिंग की दुनिया में अगर आप एनडीटीवी पे एंकरिंग कर रहे हो बहुत तो बड़ी बात हो जाती है। अलग सी बात है। और Right. इस बात पे मेरे घर वाले फिर बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना, न्यूज चैनल मतलब रिस्पेक्ट, हाँ यस। न्यूज जर्नलिज्म। तो उसमें भी एक बहुत ही छोटी सी मिराक्यूलस स्टोरी है कि मैं एक कंपनी के साथ काम कर रही थी जिन्होंने ये शो बनाया था एनडीटीवी के साथ मिलकर, और मैं उस शो में क्रिएटिव और के तौर पे काम कर रही थी। तो मैंने सारा शो का डिजाइन, कौन कौन होगा शो में, रियलिटी शो था, आइकन्स ऑफ भारत, इसमें बिजनेस के लोग आएंगे, अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे, मैं ये सारा काम कर रही थी, इंटरव्यूज लेना, मेंटर्स के, एंकरिंग वाली जॉब। एकदम से मेरे को मेरे सीईओ का फोन आया कि आप दिल्ली आ जाओ। मैं बैंगलोर में थी तब, जॉब कर रही। मैंने कहा मैं आ जाती हूँ। तो वहां पर जाकर मैं एनडीटीवी में, तब तारा रॉय, प्रणय रॉय, ये लोग थे तब, अभी तो एनडीटीवी अक्वायर हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपके साथ एक एपिसोड एक शूट करना चाहेंगे। मैंने कहा मेरे साथ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो एंकर हूं, मैं तो कर ही सकती हूँ, बट एंकर तो कोई और था ना। तो उन्होंने कहा कि जो इस शो को एंकर करने वाली थी उनका गला चोक हो गया। Okay. 5-6 दिन तक वो बोल नहीं पाएंगी, और शूट तो शुरू करना। फिर वही बात, किस्मत ने दिया है मौका, डेस्टिनी यस। लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ही अच्छी एंकरिंग कर चुकी थी अपने कंपनी के लिए भी, और मुझे इस शो के बारे में सब कुछ पता था, मैंने पहले ही एपिसोड में बहुत ही अच्छी एंकरिंग करी कि मतलब एनडीटीवी की जो डायरेक्टर है उन्होंने मुझे गले लगा लिया कि थैंक यू सुगंध, यू आर अ सेवियर। तो ये सब जब चीजें होती है ना, तब पता चलता है कि किस्मत देगी मौका, बिल्कुल देगी, पर आप तैयार होने चाहिए। हाँ आपको मौका लेना आना चाहिए, आपने अपनी स्किल्स और मेहनत होनी चाहिए। तो ऐसे मैंने एनडीटीवी में भी एंकरिंग करी। लेकिन मेरी फेवरेट पार्ट ऑफ जो एंकरिंग लाइफ रहा है वो ये है कि मैंने नवोदय टाइम्स के लिए, उनके यूट्यूब चैनल के लिए सेलिब्रिटी इंटरव्यूज किए थे। तो वो था वक्त जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई गई थी ना ऐसे ही जब मैंने वो सेलिब्रिटी इंटरव्यूज किए ना, तो मुझे उन्हें देखकर लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ, एक्टिंग करनी चाहिए मुझे और ज्यादा। फिर वो दोबारा दबा हुआ, हाँ फिर लाइफ में ऐसा हो गया था कि एंकरिंग ज्यादा कर रही थी, एक्टिंग कम। अब मन था कि एक्टिंग ज्यादा करूं, तो मैंने अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, रानी मुखर्जी, इन सब के और भी बहुत सारे ए लिस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लिए। उनसे बहुत मुझे ज्ञान मिला, ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, बहुत सारी बातें मैंने सीखी। लेकिन जो सबसे सुप्रीम एक बात मैंने सीखी वो यही थी कि सपनों को चेज करते रहो। हाँ, क्योंकि अब इस दुनिया में वो है नहीं, लेकिन मैंने सुशांत सिंह राजपूत का इंटरव्यू लिया था, तो वो मेरी तरह ही थे, दिल्ली से आए थे, ना किसी को जानते थे, बन गए ना वो भी। बिल्कुल। तो ऐसे मतलब जब मैंने वो वाली एंकरिंग करी ना, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज, तो मैं उस सीट पे बैठ के हमेशा सोचती थी कि किसी दिन मेरा इंटरव्यू कोई ले मैं ना लूं उनका इंटरव्यू। देखिए आपका वो सपना भी आज पूरा होता नजर आ रहा है। और इन सारी बातों में, क्योंकि ना हर कोई अपने बारे में, किसी भी पॉडकास्ट पे हम देखते हैं कोई आएगा तो सिर्फ अच्छी बातें बताएगा अपने बारे में जी, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी बताना चाहती हूँ जो मुझे लगता है इतनी अच्छी मैंने जीवन में नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज भी ये लगता है कि और ज्यादा डिसिप्लिन्ड मुझे होना चाहिए था। मैंने अक्षय कुमार से पूछा कि आपकी ये जो सारी दुनिया आपकी फिटनेस
का गुण गाती है। आपके बारे में इतनी बात जब होती है तो यही बात होती है कि अक्षय कुमार कितने फिट हैं। तो राज क्या है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुगंध, मैंने लाइफ में कोई सनराइज मिस नहीं किया। ये सुन के मैं इतनी प्रभावित हो गई ना कि डिसिप्लिन क्या चीज है। आप मानोगे नहीं, मैंने एक बारी इनफैक्ट 2 बार मैंने जॉन अब्राहम का इंटरव्यू लिया है। जब मैंने उनके साथ दूसरा इंटरव्यू किया उनकी एक फिल्म के लिए, उन्हें मेरा नाम याद था। एक जर्नलिस्ट है जो आपका इंटरव्यू ले रही है, जरूरी नहीं है आपको सबके नाम याद रहे, उन्हें मेरा नाम याद था। और उनसे भी मैंने ये पूछा कि आपकी सक्सेस का जो राज है वो क्या है। तो उन्होंने बोला मेरी सक्सेस का राज है मेरी फिटनेस। क्योंकि अगर आप देखेंगे जॉन को बिल्कुल सबसे ज्यादा उनकी फिटनेस की वजह से ही वो कास्ट होते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि सुगंध, फिटनेस ना ट्राइपॉड की 3 लेग्स की तरह है। एक तरफ है अच्छा खाना, दूसरी तरफ है अच्छी नींद, और तीसरी तरफ है एक्सरसाइज। ये 3 लेग्स में से कुछ भी हिलेगा तो फिटनेस हिलेगी। मुझे आज भी याद है उस इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी भी थे, जॉन भी थे, भूषण कुमार भी थे। सबके लिए छोले भटूरे सब कुछ दिल्ली का खाना आया, दिल्ली में वो इंटरव्यू था। जॉन ने नहीं खाया वो खाना, उबला हुआ खाना ही खाया उन्होंने। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं हमेशा सुगंध, हमेशा किसी के भी साथ अगर हम होते हैं ना तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफस्टाइल एक जैसी होती है। हम सबको देखते हैं सक्सेस, लेकिन वो सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं तो उनका सैक्रिफाइस होता है। आज जितने भी हम लोग देखते हैं, जैसे आप जॉन की बात कर रहे हैं, जो लोग अपनी फिटनेस को मैटर करते हैं, जिनके लिए फिटनेस बहुत बड़ी बात है, वो सबसे पहले तो अपने स्वाद को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे वो दिल्ली से हो, मुंबई से हो, कहीं से भी हो। और एक हम लोगों को अगर देखा जाए, नॉर्मली अगर देखा जाए, तो हम लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ले लेते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि फिटनेस पे इतना फोकस नहीं है। तो ये होना बहुत जरूरी है। और हमेशा कुछ ना कुछ सिखाना सबसे बड़ी चीज होती है, सीखने वाला होना चाहिए जी। जैसे आपने इंटरव्यूज लिए तो आपने सीखा उस बात से। मैंने बहुत, आप ये सोचो कि मैंने इतने सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लिए, मुझे उन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिला और वो सारी बातें मुझे याद है। आपने उनको इम्प्लीमेंट किया बातों को? इम्प्लीमेंट किया, मैंने अपनी डायरी में लिख के रखा है। जैसे आयुष्मान खुराना, बड़ा अच्छा इंटरव्यू था वो। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सुगंध, जिंदगी जीने के लिए अगर एक स्किल हो ना किसी के पास, वो काफी है। जैसे आपके पास एक स्किल है, जीवन चल रहा है, मेरे पास एक स्किल है। कहते हैं मुझे तो भगवान ने 2-3 स्किल्स दी। वो अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा वो एक्टिंग अच्छी करते हैं, वो लिखते हैं। तो मुझे इतनी प्रभावित हुई उनकी बात से कि मेरे पास कितनी सारी स्किल्स हैं। एक बार मुझे दुख नहीं करना चाहिए किसी बात का। एंकरिंग मैं कर सकती हूँ, एक्टिंग मैं कर सकती हूँ, मैं गाना भी बहुत अच्छा गा लेती हूँ। एक बार मेरे पापा मुझे कह रहे थे कि तुम सिंगर क्यों नहीं बन जाती, तो मैंने बोला पहले जो बनना चाहती हूँ वो बनूंगी, फिर मैं कुछ और बनूंगी। ठीक है, हम 2 लाइनें आपसे सुनेंगे भी जरूर। तो ये ऐसे सेलिब्रिटी इंटरव्यूज करते करते मेरे को ये याद आया कि भाई मुझे तो एक्चुअली में मैं एंकर बन तो गई हूँ, एक्टिंग को मैंने थोड़ा पीछे छोड़ दिया, इसको भी मुझे परस्यू करना है। राइट। और अभी मैं ये सब कर ही रही थी। मैं तब बैंगलोर की एक कंपनी के साथ एम्प्लॉयड थी और मैंने अपने फिर मंसूबे बनाने शुरू कर दिए कि कैसे मैं इस जॉब से रिजाइन कर दूंगी और अब मैं फिर से मुंबई जाऊंगी और मैं मुंबई में ही रहूंगी। अब मैं एक्टिंग को 100% परस्यू करूंगी और जो मैंने पहले काम किया है उसके बलबूते में मुझे काम तो मिल ही जाता। आपने एक फिल्म कर ली है, आपने शो किया है, और कहते हैं ना कोई सीखी हुई चीज कभी कोई भूलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी वो क्यूट क्यूट हरकतें करती थी जो हर एक्टर कभी ना कभी करता ही है, कि ऑलमोस्ट हर हफ्ते मैं शीशे के सामने खड़े होकर अपनी स्पीच रेडी करती थी कि जब मुझे अवार्ड मिलेगा तो मैं क्या क्या बोलूंगी। सपना होता है। तो ये इस तरह से मेरी एंकरिंग की जो लाइफ है उसको मैं कहूंगी कि उसने मुझे एक्टिंग के भी करियर में सपोर्ट किया है, क्योंकि एक एक्टर जो नया है उसको 2 सोर्सेज ऑफ इनकम उसके होने चाहिए। राइट, तो आपके पास कर सके। हाँ, तो जो भी लोग नए भी आने वाले हैं या आए हैं, मैं उन्हें यही कहूंगी कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आप उसका यूज करके पैसे कमाओ और उन पैसों के बलबूते पर आप अपनी स्ट्रगल करो, ऑडिशंस दो, आपका नंबर लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बीच में लोग हमेशा एक क्वेश्चन जो हर एक लड़की को फेस करना पड़ा है वो हमेशा रहेगा कास्टिंग काउच। हाँ, ये मेरा सवाल था कि बहुत ज्यादा कास्टिंग काउच इंडस्ट्री के लिए आता है, जबकि शायद कास्टिंग काउच सिर्फ ऐसा नहीं है कि मीडिया इंडस्ट्री में, हर प्रोफेशन में है। चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाओ,
चाहे आप किसी भी वर्ल्ड में हो। लेकिन कास्टिंग काउच का नाम मेन हमेशा इंडस्ट्री से ही क्यों जोड़ा जाता है? क्या रीज़न है उसके पीछे? क्या सच में ये होता है या ये उतना है नहीं जितना ह्यूमर फैलाया जाता है? अगर मुझे सिर्फ एक लाइन में बोलना हो तो मैं यही बोलूँगी कि हर चीज़ हर जगह होती है, हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बिना आपको काम मिल ही नहीं सकता। जिसे आगे बढ़ना है और हुँ, कुछ बनना है, हुँ, वो इन सब चीज़ों के बावजूद भी अपना रास्ता निकाल लेगा। जब एक दिल्ली में बैठी हुई लड़की मुंबई का रास्ता निकाल सकती है, तो वो ये रास्ता भी निकाल सकती है कि बिना कास्टिंग काउच के मुझे काम कैसे करना है, और स्मार्ट होने चाहिए आप। हुँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप भोले-भाले हो, प्यारे हो, एकदम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पले-बड़े हो, मुंबई मत आओ। ये नहीं है जगह आपके लिए। यहाँ स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। चंट, चतुर, चालाक ये हो तो आओ। और ये भी मैं कहूँगी, क्योंकि मैं आपकी तरह एक बात में मैं बिलीव करती हूँ कि किस्मत है, भगवान भी है, बिल्कुल, पर भगवान उसका साथ देंगे ही नहीं जो बुरे कर्म कर रहा है। तो बिल्कुल। इस ऑन द वे ऑफ ऑन दिस जर्नी ऑफ बिकमिंग एन एक्टर और बिकमिंग समथिंग, किसी का दिल मत दुखाओ। हुँ, अब कई लोग जो हैं वो उल्टे-उल्टे रास्ते अपनाते हैं। हुँ, अब जैसे अगर हम कास्टिंग काउच की बात करें, जी, सबसे पहले तो बात करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स की। क्या होता है, मैं थोड़ा-सा आपको समझाना चाहूँगी। बिल्कुल। एक फ़िल्म बन रही है, हुँ, एक प्रोड्यूसर है, एक डायरेक्टर है, हुँ, एक कास्टिंग डायरेक्टर है। करोड़ों की फ़िल्म बन रही है। हुँ, फ़िल्म तो बनती भी नहीं है ना लाखों हुँ, में। हुँ, एक करोड़ों की फ़िल्म बन रही है, और आपको कोई, आप न्यूकमर हो, आपको आके कोई कहता है कि जी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके या ऐसा काम आप करोगे तो मैं आपको रोल दे दूँगा। पहली बात तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो किसी पे? करोड़ों की फ़िल्म में मैं कैसे ऐसे इंसान को ले सकती हूँ जिसमें कोई टैलेंट ना हो? लेंगे ही नहीं ना। बट ऑब्वियस है। तो ज़्यादातर जब हम सुनते हैं ना कि, और कास्टिंग डायरेक्टर के हाथ में सिर्फ इतना है कि वो आपका प्रोफाइल आगे पहुंचा देगा। उसके हाथ में ये डिसीजन नहीं होगा कि कौन कास्ट होगा। वो सजेशन दे सकते हैं, ओके, वो आपको कास्ट नहीं कर सकते। कास्टिंग डायरेक्टर एक ब्रिज की तरह हो गया, ब्रिज हो गया तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स के बीच ऐसा में। नहीं होता कि अगर कास्टिंग डायरेक्टर ने किसी को लॉक कर दिया, तो वो लॉक हो गया, ऐसा नहीं होता? कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं लॉक कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि एक नई फिल्म बन रही है हुँ, एबीसीडी नाम की, जो हुँ, भी, हुँ, और उसमें अब हमें एक्टर्स चाहिए। हुँ, तो प्रोडक्शन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर हायर करेगा ओके, कि आप मेरी फिल्म के लिए कास्टिंग करेंगे, हुँ, आप मुझे अलग अलग लोगों के ऑडिशंस लाके देंगे। हुँ, कास्टिंग डायरेक्टर अपने डेटाबेस में से उन एक्टर्स को चुनता है, अपना दिमाग और अपनी पूरी स्किल और टैलेंट यूज करके, जो मुझे लगता है कि इस रोल के लिए ठीक है। ओके, कास्टिंग डायरेक्टर बोलेगा ये 5 लोगों का ऑडिशन मंगवा लो। कास्टिंग डायरेक्टर भी अपने असिस्टेंट से या कास्टिंग कोऑर्डिनेटर से हुँ, बोलेगा कि ये 5 लोगों का ऑडिशन मंगा लो। कास्टिंग डायरेक्टर के हाथ में है कि किन 5 लोगों का ऑडिशन आगे आगे पहुँचाना भेजना है। है, ओके, पर वो भी ब्रीफ के हिसाब से ही ऑडिशंस आगे भेजेंगे। हुँ, अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के हाथ में, कि डायरेक्टर देखेगा मेरी स्टोरी में जो मैंने कैरेक्टर इमेजिन किया था वो ये है या नहीं है, है ना? तो ये तो एक बात हुई, सिंपल तरीका कैसे राइट, कास्टिंग होती है। राइट, अब जब नए लोग, स्पेशली नई लड़कियां, हुँ, आजकल तो लड़कों के भी साथ बहुत कुछ होता है, बहुत, जब नई लड़कियां मुंबई आती हैं वो बहुत डेस्परेट होती हैं। कितनी बार तो पढ़ाई भी पूरी नहीं की होती, हुँ, क्योंकि उन्हें ये बताया गया होता है कि 18 साल की उम्र में आ गए तो आ गए, नहीं तो भाई तुम्हारी एज निकल गई। वो तो सपने बहुत देखना शुरू कर हाँ, देती तो है। जब कोई नई लड़की यहाँ आती है, हुँ, तब उनको कई बार ऐसी चीजें बोली जाती हैं कि अगर आप ये करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। मना कर दो ना आप। मुंबई में जबरदस्ती थोड़ी करता है कोई आपके साथ। वर्बली पूछा जा सकता है आपसे, हुँ, आप मना कर दो। आप, जब हम कोई काम करते हैं हम अपने असूलों पे टिके रहते हैं ना, हुँ, आप अपने इस असूल पे टिके रहो कि मैं नहीं सोऊंगी भाई किसी के साथ, मैं कोई सेक्सुअल फेवर नहीं दूंगी एक रोल पाने के लिए। ये आप मन में अपने निश्चय करो, आप फिर डगमगाओ मत। कब डगमगाता है इंसान? जब पैसों की कमी आती है। हुँ, कब डगमगाता है इंसान? जब झूठे वादों पे यकीन करता है। क्या गारंटी है कि कोई कास्टिंग काउच करेगा और आपको रोल मिलेगा ही मिलेगा? ये भी तो कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हर जगह सब कुछ होता है, लेकिन
जिन्हें आगे बढ़ना है वो ये बिना करे भी आगे बढ़ सकते हैं। जब मैं ये बात बोलती हूँ ना, कई लोग मेरी इंस्टाग्राम रील पे आके लिखते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही बोल रही है, इसने तो किया ही होगा तभी इसे ये रोल मिला है। अगर किया होगा तो इस पे रील कोई क्यों बनाएगा कि ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी सिंपल स्टोरी सुनाई है कि मुझे मेरी पहली फिल्म कैसे मिली थी और वो ऐसे ही मिली थी। अब इसमें मैं किसी की सुनू। दूसरी बात, एक और बहुत जरूरी बात, मैं आपको अपनी एक फ्रेंड की छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जिसको हम कास्ट एंड काउच तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप खुद समझ पाएंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरी फ्रेंड आई मुंबई, 25 ईयर्स की थी वो तब, तो उसको कुछ पिक्चर्स खिंचानी थी। ओके। क्योंकि जब आप एक्टिंग करने आते हो, आजकल क्या है, मोबाइल की पिक्चर्स भी चल जाती हैं, अच्छे कैमरा क्वालिटी वाले मोबाइल हैं। उसको बोला कि फोटोग्राफर से अच्छी पोर्टफोलियो खिंचवा के आओ। तो वो एक फोटोग्राफर के पास गई, तो उस फोटोग्राफर ने उसे बोला कि आप ना थोड़े सेक्सी एक्सप्रेशंस दीजिए, थोड़े से ऐसे सेक्सी से एक्सप्रेशंस दीजिए। अब वो क्यूट सी थी, उससे हो ही नहीं रहे थे सेक्सी एक्सप्रेशंस। अब वो बार बार ऐसा ही एक्सप्रेशन दे। तो उसने कहा कि ठीक है, आप मेकअप रूम में आइए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। तो वो उसे मेकअप रूम में लेके गए और उन्होंने बोला कि देखिए, हम ना थोड़ा थोड़ा ऐसे सीन इनएक्ट करेंगे, थोड़ा सा ऐसे मेकआउट वाला सीन इनएक्ट करेंगे, और वो जो आपके जब एक्सप्रेशंस आएंगे ना, वो मैं कैप्चर करूंगा और वैसे ही आपको वहां देने हैं। वो लिटरली वहां से निकल गई, उसे रोका नहीं किसी ने कि नहीं नहीं बैठो, ही करना ही है। वो वहां से, जो हम बोलते हैं ना, 9-2-11 हो गई। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। मैं किसी को गुमराह नहीं करना चाहती कि यहाँ तो कोई गलत काम हो ही नहीं रहा। मैं बस ये कह रही हूँ, सही गलत काम हर इंडस्ट्री में होते हैं। जिसको आगे जाना है वो जाएगा, जिसे नहीं जाना नहीं जाएगा। अपने असूलों को बदलो मत किसी के लिए। तुम्हें अगर लगता है कि नहीं नहीं वो करने से मुझे ये मिल जाएगा और लालच आप कर रहे हो, अच्छा, उल्टा भी होता है कई बार। कितनी बार आप सुनोगे, कई लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ना ये गलत हुआ है और मैं मीडिया में आके इस चीज का खुलासा करूंगी कि मेरे साथ ये गलत हुआ है ना। बहुत बार आप सुनो, बहुत बार होता है। एक भी केस आज तक क्लोज क्यों नहीं हुआ? एक भी केस आगे गया क्यों नहीं? किसी को जेल क्यों नहीं हुई? क्लोज क्यों नहीं हुआ? आर्ग्यूमेंट आगे क्यों नहीं बढ़ा? या तो जब लड़ाई लड़नी है पूरी लड़ो, और अगर नहीं लड़नी, मेरी पता है क्या आदत है, मैं देखती हूँ कि मुझे किसके साथ, मेरे लिए प्रोजेक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोग जिनके साथ काम कर रहे हैं। अगर टीम नहीं अच्छी लगी तो मैं नहीं उनके साथ काम करूंगी, क्योंकि मजबूरी नहीं है ना कुछ करना। कई लोग अपने बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, बड़ी मुश्किलों से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर भी उनका गुजारा इतना मुश्किल है। छोटे छोटे घरों में मुंबई के 6-6, 7-7 लोग शेयरिंग में रहते हैं, एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। परिवार में अकेले वही कमाने वाले हैं और वही एक्टिंग में स्ट्रगल करने आ गए हैं। इतनी मजबूरी उनकी रहती है, क्या क्या नहीं वो करना चाहते लाइफ में। ऐसे लोगों के साथ जब आप सुनते हो कि कुछ गलत हुआ है, गलत तो गलत ही है ना। लेकिन मैं हमेशा दिल में फिर सोचती हूँ, यार इससे अच्छे तो अपने घर पे ही ठीक थे वो। सपना है ना, ये चकाचौंध है ना जो खींच लाती है, ये माया नगरी। हाँ। और सपने में भी मैं आपको बोलूं, जब मैं ऐसे एक्टर्स को देखती हूँ जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, इनके कोई भी इंटरव्यू आप सुनो, बड़ी स्ट्रगल इन्होंने करी है, लेकिन सपना छोड़ा नहीं, है ना। और अब जब हम एक्टिंग की बात करते हैं ना, सिर्फ फिल्म ही थोड़ी है। अच्छा, फिल्म्स या सीरियल्स में कैसा है कि फिल्म्स को ना डायमंड माना जाता है, नगों में डायमंड, कि फिल्म मिल गई तो सब कुछ मिल, लाइफ बन गई। फिर गोल्ड भी है ना, गोल्ड भी तो है, वेब सीरीज हैं, डेली सोप्स हैं, अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अब तो माइक्रो ड्रामास हैं। अगर आज की डेट में कोई एक्टर अच्छी एक्टिंग करता है और वो मुंबई आता है, उसको माइक्रो ड्रामा में काम मिल जाएगा। मैं 100% नहीं कहती, लेकिन मैं भी कह रही हूँ कि 80% मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बन रहे हैं। स्टोरी टीवी, कुक्कू टीवी, ऑल राइट टीवी, इतने सारे एप्स हैं जो रोज रोज। एक मेरे दोस्त हैं, उनका प्रोडक्शन हाउस है क्रिएटर्स रेटिना नाम से, अगस्त्य जैन उनका नाम है। इतने अच्छे अच्छे वो माइक्रो ड्रामास बना रहे हैं। उनके मंथ में वो कितने सारे शूट्स करते हैं, इतने बिजी हैं वो। और एक्टर्स को इतने सारे एम्प्लॉयमेंट मिली है।
टेक्नीशियंस को इतनी एम्प्लॉयमेंट मिली है, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, जितने भी लोग मुंबई में थोड़ा कम ज्यादा काम कर रहे थे, सब ज्यादा काम कर रहे हैं अभी। अब ये लहर जितने भी साल रहेगी, कम से कम एम्प्लॉयमेंट तो लोगों को देगी। और मेरा तो दिल से ये सजेशन है कि आप भी एक्टिंग करो। मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजर का रोल है, बस गीतू जी को मैं वो रोल दे दूं। मैं तो अपने कास्टिंग डायरेक्टर को बोलूंगी, हाँ, क्योंकि नेचुरल, आप जैसे कैमरा पे आप बोलते हो अच्छा नेचुरल, आपको बस आपका ही रोल करना है। अभी रिसेंट में आप क्या कर रहे हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो ड्रामा। हाँ, मैंने बहुत, जब मैं मुंबई मैंने जब सोच लिया था कि अब तो दोबारा से एक्टिंग ज्यादा करनी ही करनी है, तो वही सबसे पहले तो मैंने ना एक जो मेरे पुराने थिएटर के मेंटर थे उन्हें दोबारा कांटेक्ट किया। ओके। इमरान रजा उनका नाम है, थिएट्रॉन उनकी कंपनी है, कि मुझे थोड़ा सा रिफ्रेश करना है अपनी स्किल्स को, क्योंकि ना एक्टिंग के प्लेटफॉर्म्स बदल गए हैं। पहले मैं कर रही थी डेली सोप्स, एक फिल्म मैंने करी, अब आ गया है वेब, ओटीटी, माइक्रो ड्रामास। थोड़ा सा समझना चाहिए फॉर्मेट को। मतलब मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जब भी आप मुंबई आओ ना, पूरी तैयारी करके आओ। तो मैंने दिल्ली में उनके साथ थोड़े ना सीन्स इनैक्ट किए, शॉर्ट फिल्म में काम किया, थोड़ा सा अपनी स्किल्स को रिफ्रेश किया। मैं फिर मुंबई आई। मैं मुंबई आई और ये एक किस्मत की भी बात है कि मुंबई में अगर आते ही आपको काम मिल जाए तो लोग कहते हैं आप बहुत किस्मत वाले हो। बिल्कुल। तो शायद मैं आज से पहले इतनी बार ये कहती नहीं थी, लेकिन अब मैं कहूंगी कि हाँ, मैं किस्मत वाली हूँ। लेकिन वो काम भी सारे ऑडिशंस देकर ही मिले। मैं आई, मैंने अपने इंट्रो रिकॉर्ड करे, अपने ऑडिशंस रिकॉर्ड करे, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ पहले काम किया था उनको अप्रोच किया। और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो तो अब आप सोचो ना, वो तो कितने साल में कितने आगे बढ़ गए होंगे। कोई प्रोड्यूसर बन गया है, कोई कुछ बन गया है, डायरेक्टर बन गया है, उन सबको मैंने कांटेक्ट किया। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। इस बार मैं उतनी शाय नहीं थी जितनी पहले थी। कॉन्फिडेंस आ गया था, इतने साल कैमरा पे एंकरिंग करके आ गया था। इस बार मुझे पता था कि मैं क्या कर रही हूँ या मुझे क्या करना है। और जब आप बहुत यंग होते हो और आप मुंबई आते हो, कभी कभी ऐसा लगता है हर इंसान एक गिद्ध की नजर से आपको देख रहा है कि कैसे इस पे झपट्टा मार दिया जाए। एक लड़की को कितना सहम कर और क्लोज्ड रहकर ऑपरेट करना पड़ता है। मतलब किसी से हंस के आप बात भी नहीं कर सकते कि कहीं उसे ये ना लगे कि मैं इसमें इंटरेस्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जब मैं आई तो बिल्कुल एक बदला हुआ अवतार। सुगंध शर्मा, द एंकर, द इन्फ्लुएंसर, जिसको पता है कि मैं कैसे करना है और मुझे कौन सा प्रोजेक्ट करना है। स्ट्रगलर की तरह नहीं। और एक अच्छी बात की, पैसे जमा करके आई मैं। लेकिन मैंने आते ही एक चीज करी कि मैं मेरे और इतने सालों में मेरी बहन, उसकी शादी मुंबई में हुई है, मेरा भाई यहाँ रहता है, मैं पहले आकर उनके साथ रही। अगर आप मुंबई आए हो ना और आप फिर से एक्टिंग करना चाहते हो और आप आते ही घर वालों के साथ रहो, ना कि एक घर में अकेले फ्लैट लेकर, थोड़ा सा ना इमोशनल सपोर्ट मिलता है, बहुत जरूरी है। तो मैंने बहुत जो जैसे एक स्टार प्लस पे शो था झनक, उसमें मैंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। फिर मैंने जी टीवी में तुमसे तुम तक शो किया। मैंने एक माइक्रो ड्रामा जिसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी, माफिया ऑफ मिर्जापुर उसका नाम है, स्टोरी टीवी पे है, उसमें मैंने एक बहुत अलग रोल किया। उससे मुझे बहुत प्रसिद्धि भी मिली। तो मैं एक साउथ दिल्ली गर्ल हूँ। मैं एक टिपिकल साउथ दिल्ली गर्ल हूँ, जो आप रील्स देखते हो मैं वही हूँ। कपड़े, मेकअप, हेयर एकदम टिच होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अच्छा कंफर्ट, लग्जरी लाइफ मुझे पसंद है। मुझे रोल मिला मिर्जापुर में एक लेडी डॉन का। ओके। तो बिहारी एक्सेंट में बात करनी थी, तो उसमें मैंने कुछ ऐसे बोला है कि हम तुमको उड़वा देंगे। तो दिस इज जस्ट यूजुअली मैं नहीं हुई। तो वो रोल के लिए मैंने बड़ी प्रिपरेशन करी। मैंने कुछ मूवीज भी देखी जहाँ ऐसे एक्सेंट में बात हुई और वो मैंने बहुत अच्छा किया शो। उसको 110 मिलियन व्यूज है उस शो। ग्रेट। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, अचीवमेंट है। और अब मैं रिवील नहीं करना चाहती अभी नाम। तो अब मेरा एक बड़े चैनल पे एक बड़ा डेली सोप आने वाला है जिसमें मेरा एक रोल है। बहुत बढ़िया है। और वही बात कि अब इंतजार है कि वो हिस्ट्री कब रिपीट होगी, कि जब मैं आई थी तो आते ही फिल्म मिल गई थी। अब मुझे फिल्म करनी है। और जिन सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू मैंने लिया
उनके साथ अब उनके कर साथ काम करते हैं। रहे हैं। बिल्कुल। महादेव जरूर सुनेंगे आपकी, और महादेव आपकी इच्छा भी जरूर पूरी करेंगे। महादेव से रिलेटेड भी एक बड़ी क्यूट सी बात है कि मैं कभी भी किसी ट्रिप पे जाती हूँ तो मोस्ट ऑफ मैं बहुत ही आई एम एन एविड ट्रैवलर, आई लव टू ट्रैवल। आपको खुशी होगी ये सुन के कि मैंने कन्याकुमारी टू कश्मीर पूरा भारत 3 महीने सोलो बैकपैकिंग ट्रिप किया। वाओ, ग्रेट, सोलो। ग्रेट। क्योंकि आमिर खान ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हो ना तो बैग उठाओ और पूरा भारत घूमो, स्टडी करो गांव कूचे ऑडियंस क्या क्या है। और मैंने वो सब किया है। और मैंने वो ट्रिप ऐसे नहीं किया लग्जरी ट्रिप, बैग उठाया, कन्याकुमारी से मैं शुरू हुई, भारत का हर स्टेट, ऑलमोस्ट हर स्टेट घूमा। और जब जब मैं इस ट्रिप पे गई, मेरी इच्छा तो होती है कि हर जगह गए हो, अच्छा मंदिर बड़ा है, कोई ज्योतिर्लिंग है देख लो, लेकिन कई जगहें होती है ना जहां आप सोचते हो कि यार यहाँ तो कोई मंदिर ज्यादा होंगे भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं भी जाऊंगी, मैं महादेव के मंदिर में पहुंच जाती हूँ। कोई ना कोई मुझे कह देता है, अरे दीदी आपने वो नहीं देखा, अरे सुगंध आप वहां नहीं गए, आप चलो। आप ये मानोगे नहीं कि रामेश्वरम, तो हर कोई, किसी को लगता है ना कि रामेश्वरम धाम है, हम जाएंगे, तो हर कोई सोचता है कि चलो कभी थोड़े बुढ़े हो जाएंगे या कुछ तो तीर्थ करेंगे। मैं ऑलमोस्ट सारे तीर्थ कर चुकी हूँ मैं। तो वो अगर सुप्रीम पावर आपके साथ है तो आपको वैसे कोई कुछ नहीं कर सकता। बस मुझे लगता है कि मैं, कहते हैं ना हम इतना प्यार करते हैं भगवान से, पर मुझे लगता है वो ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे। बिल्कुल। ये हमें लगता है कि हम करते हैं, लेकिन अगर वो हमारी केयर करते हैं ना तो फिर हमें कोई हिला नहीं सकता। आज आप इतनी बड़ी जर्नी यहाँ तक करके आए हो और आप डगमगाए नहीं हो, आपको अच्छे लोग मिलते गए क्योंकि आप उनके साथ हैं। जब हम परमात्मा के साथ होते हैं ना तो हमें वो ज्यादा सेव करके चलते हैं। बस मैं एक बात अपनी पर्सनल लाइफ से ये बताना चाहूंगी, पता नहीं मेरा दिल कर रहा है इसलिए मैंने नहीं बताई कभी किसी को। मैं एक टाइम पे लाइफ में एक ऐसे रिलेशनशिप में चली गई थी, हर कोई गलतियां करता ही है। वो लड़का नार्सिसिस्ट था। अच्छा। बहुत टॉक्सिक था। इतना टॉक्सिक कि अगर हम किताबों में पढ़ते हैं ना शैतान आया, कि शैतान की अगर कोई शक्ल होती तो वो होता। और वो भी मेरी जैसी लड़की, पढ़ी लिखी, स्मार्ट, माँ बाप को इतना, मतलब मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान हूँ और प्रोफेशनली भी मैं ऐसी हूँ, बहुत ही प्रोफेशनल, स्ट्रिक्ट। और वो मुझे बहुत ही बुरा ट्रीट करता था। अब मुझे नहीं पता, आप ये ज्यादा बता सकते हो, या तो कोई ग्रहों की दशा ऐसी थी कि मैं उससे दबरी थी। वो मुझे गंदा ट्रीट करता ही जा रहा था और मैं उस रिलेशनशिप से निकल ही नहीं पा रही थी। यहां तक कि मैंने सब लोगों को पीछे छोड़ दिया और उसी की बात सुनती थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने मंत्र मुग्ध कर दिया। मैं इतनी दुखी हो गई कि मैंने, तो बाबा बालकनाथ जी हमारे इष्ट देवता हैं, बहुत बड़ा मंदिर है उनका हिमाचल में, दियोट सिद्ध में। वो शिव के ही भक्त थे। शिव जी ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। मैंने बोला, बाबा जी मैं तो नहीं निकल पा रही हूँ इस रिश्ते से, आप निकाल दो मुझे, कुछ कर दो, कुछ ऐसा कर दो मैं निकल जाऊं इस रिश्ते से। मतलब वो ऐसा रिश्ता था कि मेरा मन करता था कि मैं क्या ही कर जाऊं। एक फरमान आया कि मेरी जो मुंबई की चैनल में जिसके साथ काम कर रही थी, उस चैनल को दिल्ली के चैनल ने अक्वायर कर लिया था। स्टार सीजे को होम शॉप 18 ने अक्वायर कर लिया था और उन्होंने पूछा कि जो एंकर दिल्ली जाना चाहता है वो बता दो। बस मैंने बोला मैं जाना चाहती हूँ। तो वो रिलेशनशिप मुंबई में था। मैं तब 3 साल के लिए बीच में दिल्ली गई थी। मैं दिल्ली पहुंची हूँ और मैं बाबा जी के मंदिर गई हूँ। मैं अपने माँ बाप के साथ रही हूँ 3 साल। दोस्त यार, स्कूल के फ्रेंड्स, माँ बाप, भाई बहन, प्यार। मैं उस ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप से हील हो गई। पर मैं ये मानती हूँ कि कभी कभी आप खुद नहीं निकल सकते अपनी सिचुएशन से, भगवान ही निकालेंगे आप। देखो, जो आपने अभी कहा ना कि आपके साथ ये सिचुएशन आई, ये सिचुएशन सिर्फ ग्रहों की वजह से नहीं आती, ये हमें परमात्मा से जोड़ने के लिए भी आती है। अच्छा। उससे पहले शायद आपको लगता है कि आप हर जगह जाते थे, आपको महादेव मिलते थे, लेकिन समझ नहीं थी कि महादेव मिलते तो महादेव के मिलने का इंडिकेशन क्या है। वो समझ तब आई जब इतना ट्रॉमा सहने के बावजूद भी आप
खड़े रहे, अपने आप को संभाले रखा, टूटे नहीं, किसी ऐसे मोड में नहीं गए जहां इंसान सुसाइड करने की सोचता है, जहां इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, उस फेज में नहीं पहुंचे, तो वो सुप्रीम पावर ने आपको नहीं पहुंचाने दिया। वो आपके साथ इनविजिबल फॉर्म में खड़ी थी और आप उस ट्रॉमा से प्रॉपर तब निकल पाए जब आपने सरेंडर कर दिया। हाँ। और परमात्मा को जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, फिर वो हमें रुकने नहीं देता। बिल्कुल, फिर जब वो आप हमें संभाल लेता है। बोल रहे हो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, शायद यही वो शब्द है कि सरेंडर। हाँ, सरेंडर जिंदगी में सबसे जरूरी है। सुगंध, हर इंसान को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। हम ये नहीं सोचते कि आज इस शरीर के अंदर हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हमारे हाथ हमारा खुद के शरीर के अंदर होने वाला श्वास भी नहीं है। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो, जिस पल वो परमात्मा मेरा श्वास लेना चाहेगा ना, तो ये शरीर नश्वर है। तो हम कुछ नहीं कर रहे, कर कौन रहा है? वो। लेकिन हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ बैठे, हमने नहीं किया, वो उसने तय किया हुआ है, उसने हमें बिठाया है। तो जिस इंसान में सरेंडर का पावर आ जाती है ना, उसकी लाइफ में तकलीफें नहीं आती। तो ये सरेंडर आपके लिए जरूरी था, तब आपको समझना भी तभी आना था। ये जो समझ आपको आई ना, वो तभी आती कि जब तक आप नहीं सरेंडर करते, तब तक आप भटकते रहते, उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन मैं ये बात समझ गई कि जो मैं यंग गर्ल्स को हमेशा कहना चाहूंगी कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप उससे निकलो। आपको निकलना पड़ेगा उससे, क्योंकि एक रिश्ता आपके कब जैसे दीमक खा जाती है ना एक लकड़ी को, बिल्कुल कैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को वो खा जाता है धीरे धीरे। आप सोचो कि मैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में मेकअप रूम में जाती थी, अपने ऑफिस, मेरे आंसू बह रहे होते थे और मेकअप दादा मेरा मेकअप करते हुए बोलते थे कि मैम अगर आप इतना रोगे तो मैं कितनी बार इसका टचअप करूंगा। और फिर एकदम से मैं जैसे ही शो शुरू होता था, नमस्कार मेरा नाम सुगंध है, आपका स्वागत है। एक एक्टर रो भी नहीं सकता, दुख भी नहीं, क्योंकि दुखी भी नहीं रह सकता। उसका रीजन है, वो अपने लिए नहीं जीता, वो दुनिया के लिए जीता है। उसके सारे इमोशंस, उसका गुस्सा, उसकी हंसी, उसके सारे इमोशन उसको नहीं पता कब कैप्चर हो जाएंगे। तो वो अंदर से कितना भी टूटा हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने इस ऐसे ही इसी पॉडकास्ट में ईवा ग्रोवर को बुलाया था जी। तो बहुत मानती है, मुझे परमात्मा की आशीर्वाद है कि बहुत ज्यादा कनेक्टेड है मेरे से वो। तो वो भी अपने जिस रिलेशन से निकल रही हैं, जूझ रही थी, लेकिन अभी यह है वो संभल गई हैं क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया। जब तक सरेंडर नहीं किया था तब तक परेशान थी। तो सरेंडर जब हमारी जिंदगी में वर्ड आ जाता है ना, तब समझो जिंदगी से तकलीफें दूर होनी शुरू हो जाती है। और एक ही मैं बोलूंगी नहीं कोई भी, और सिर्फ आपका जो परिवार है वो आपका अपना है, वो खड़ा है आपके साथ। बिल्कुल। मैंने बहुत गलतियां करी जीवन में, मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहनों ने सबको एक्सेप्ट किया, सपोर्ट किया। मेरे जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं, स्कूल फ्रेंड्स, जी। वो मेरे साथ खड़े रहे। मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त बनी दिल्ली जाकर, उसने दिल्ली में माहौल ही चेंज कर दिया कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से मैं निकली थी और अब एक प्यारी सी लड़की के साथ मैं हूँ। तो मैं आपको बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग ना एक्टिंग करने के चक्कर में या प्रोफेशनली सीईओ बनने के चक्कर में उन सब लोगों को इग्नोर कर देते हैं जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा सुगंध, एक और बात, आपने कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी झेली है, बैंगलोर कंट्रोवर्सी। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या कंट्रोवर्सी थी? क्या ऐसी आपने स्टेटमेंट दे दी थी जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया था? मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि मैं कंट्रोवर्सी कभी क्रिएट नहीं करना चाहती, पर होती जरूर है क्रिएट। तो मैं बैंगलोर में मैं रील्स बनाती थी, तो मैंने एक दिन एक ट्रैफिक पे रील बनाई थी, तो वो रील बहुत वायरल हो गई थी। तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम जो लोग भी समझना चाहते हैं उनको दो चीजें पता होंगी। इंस्टाग्राम अगर एक तरह का कंटेंट आप बनाते हो तो वो उसी रील को ज्यादा व्यूज आते हैं जो उसी तरह का कंटेंट, राइट, सेम काइंड ऑफ कंटेंट एंड कंसिस्टेंसी, राइट। तो मैं बेंगलुरु पे ही सारी रील्स बनाती थी। एक दिन मैंने कोई और टॉपिक पे रील बनाई, वो इतनी चली नहीं, बट मैं फिर भी बनाती रही। फिर क्या हुआ कि मई महीने में
मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे अब मुंबई आना है, एक्टिंग करनी है भाई। मैंने रिजाइन कर दिया था मई में, बट फिर भी मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली से मैं अपने हिमाचल में, मेरी नानी का घर है, वहां थी मैं। हिमाचल में भी मैंने सोचा कि यार कुछ बैंगलोर से रिलेटेड ही रील बनाती हूँ, क्योंकि ज्यादा जो टॉपिक है वो बैंगलोर का ही चलता है मेरे अकाउंट पे। तो मैंने एक रील बनाई जिसमें बड़े प्यार से, मैंने स्पष्ट तरीके से, बड़े प्यार से, मजाक के अंदाज में ये कहा कि अच्छा, इससे पहले क्या होता था कि मेरी जितनी भी बैंगलोर की रील्स थी ना, उन सब पे ना बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते थे। कि तुम तो बाहर से आई हो, आउटसाइडर हो, बेगर हो, छोड़ दो ये प्रदेश, ये तुम्हारा प्रदेश नहीं है, तुम तो दिल्ली चली जाओ। और मेरा ये मानना है कि हम किसी भी प्रदेश में भारत में रहते हो, पूरा भारत हमारा है, हम भारतीय हैं। अगर मैं नहीं किसी और की होती तो पासपोर्ट लगता ना, मुझे गुजरात जाने को पासपोर्ट लगता, नहीं लगता ना। तो मैंने एक रील बनाई प्यारी सी कि यार तुम लोग हमेशा मेरी रील पे कमेंट करते हो कि बैंगलोर छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अगर हमने बैंगलोर छोड़ दिया तो सारे वो क्यूट क्यूट से जो पीजीज हैं वो खाली हो जाएंगे, और जो क्लब्स में पंजाबी गाने पे प्यारे प्यारे डांस करती हैं कुड़ियां, वो भी नहीं दिखेंगी, रौनक ही चली जाएगी। ऐसे क्यूटली वो बनाई। ओ माय गॉड, मैं अपनी बहन के साथ मूवी देखने गई थी, मेरा फोन इतनी जोर से बजना शुरू हुआ, मैसेजेस, फोन कॉल, कहाँ हो, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, क्योंकि बैंगलोर में उस रील के वजह से कुछ सेलिब्रिटीज और कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो बैंगलोर के ही थे, उन लोगों ने उस पे नेगेटिव रिएक्शंस देने शुरू कर दिए कि ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये चली जाएगी तो यहाँ रौनक ही नहीं रहेगी, है ना। ये मतलब एक इन्फ्लुएंसर, मुझे याद है, उसने मेरे बारे में ये कहा था कि मैं एक भिखारी हूँ जिसको कूड़ा उठाना चाहिए। मतलब और वो ना भाषा भी मैं समझती नहीं थी इतनी ज्यादा, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि लोग मेरे बारे में क्या इतना नेगेटिव बोल रहे हैं। सारे न्यूज चैनल्स में मैं थी, सारे न्यूज चैनल्स में मेरी फोटो चल रही है, कंटेंट चल रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। पर जो प्रिंट मीडिया है उसमें इंग्लिश में लिखा था तो मैं समझ पा रही थी, या हिंदी में जब आ रहा था कि क्या लिखा है। तो बेसिकली उन्होंने इसका ये मुद्दा बनाया कि सुगंध शर्मा ने बहुत ज्यादा इंसल्टिंग बात कही है और उसने बहुत बेइज्जती करी है हमारे कल्चर की, हमारी लैंग्वेज की। बल्कि मैंने ऐसा कुछ उस रील में बोला नहीं था। इस वजह से कोई वहां पर इन्फ्लुएंसर था जो कि शायद एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट था या जो भी था, वो मेरे ऑफिस पहुंच गया, क्योंकि मेरे अकाउंट पे ये मेंशन्ड था कि मैं कहाँ काम करती थी। पुराना ऑफिस, क्योंकि मैं तो मई में रिजाइन कर चुकी हूँ, ये कंट्रोवर्सी अगस्त सितंबर की है। मैं तो मई में रिजाइन कर चुकी हूँ, ये कंट्रोवर्सी अगस्त सितंबर की है। तो वो मेरे ऑफिस पहुंच गया और उसने वहां पर हंगामा कर दिया, और मेरे ऑफिस वालों ने, ताकि ऑफिस टूटे ना या कोई और हंगामा ना हो, ये बोल दिया कि भाई सुगंध को तो हम टर्मिनेट कर चुके हैं इस मुद्दे पे ही, और वो यहाँ है ही नहीं। जबकि जॉब आप छोड़ चुके थे। मैं जॉब तो 3 महीने पहले ही छोड़ चुकी थी। आप ये सोचो अगर मैं वहां होती तो क्या होता, वो मुझे बाहर निकाल के ऑफिस से मेरा क्या हाल बनाते। ये बात यहाँ तक नहीं रुकी, मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। अब भगवान जानता है कि वो रियली में पुलिस स्टेशन से आया था या किसने किया था फोन। उन्होंने मुझसे कहा, बड़े आराम से प्यार से बात करी कि सुगंध, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होनी चाहिए, हम कोई एफआईआर वगैरह लिखना नहीं चाहते, तो आप अपॉलॉजी दीजिए, लोगों को बुरा लगा। मैं 100% अपॉलॉजी दूंगी। मेरी वजह से कभी भी कोई हर्ट होगा, मैं 100% माफी मांगूंगी, क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ। मैं लोगों का प्यार चाहती हूँ, हेट्रेड नहीं चाहती। फिर मैंने एक और रिलीज करी रील कि मेरा नाम सुगंध शर्मा और मैं माफी मांगना चाहती हूँ अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट किए, और मैंने वो पुरानी रील भी हटा दी। तो अब ये मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ। मेरे फोन पे मेरी मम्मी को ढूंढा गया, इंस्टाग्राम से मेरी बहन को ढूंढा गया, मुझे रेप थ्रेट्स आए हैं, मुझे डेथ थ्रेट्स आए हैं। कितने लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस में लिखा है कि तुम एक बार आओ तो सही, हम तुमको काट के सड़क पे फेंक देंगे। आप सोचो, एक लड़की जो दिल्ली में बैठी है अपने घर में, उसको ऐसे गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे हैं, उसके पेरेंट्स को इतनी बुरी बुरी बातें सुनने को मिल रही हैं, वो माफी भी मांग चुकी है, और एक मजाक में एक रील बनाई गई थी, तो उसकी सजा ये कि आप मार दोगे किसी को। मैं इतनी दुखी हुई, मैं इतनी रोई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अगर कुछ कर रही हूं ना,
मेरे एक्शंस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन अगर बात मेरी फैमिली तक पहुंच गई है तो कहते हैं ना, फैमिली, कितनी इंसल्टिंग बात है ये। लेकिन फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट के लिए बुलाया कि आप आओ अपनी बात रखो। मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे इस बात को पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना था। कभी नहीं बनाना था, ना अभी बनाना है। मुझे बस ये कहना है कि अगर मेरे से गलती हुई भी है, पहले तो मैंने मजाक में वो बात कही थी, अगर हुई भी है और मैंने माफी मांगी है तो मुझे माफ कर देना चाहिए ना। आज तक लोग मेरी रील्स पे आके उस मुद्दे के बारे में लिखते हैं। लेकिन एक और बात, प्रिंट मीडिया ने छापा कि सुगंध शर्मा बेंगलुरु इन्फ्लुएंसर टर्मिनेटेड फ्रॉम जॉब ड्यू टू दिस कंट्रोवर्सी। अरे भाई, मुझे पूछो तो सही, मुझे एक फोन करके वेरीफाई तो करो ये इन्फॉर्मेशन। आप जर्नलिज्म बैकग्राउंड से, आपको पता है ना कि कुछ तो वेरिफिकेशन करो कि सुगंध ऐसा हुआ है या नहीं। छाप दिया, कुछ भी छाप रहे, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस छाप दिया सब जो छापना है। आपको पता है कंट्रोवर्सी खत्म कैसे हुई? बिल्कुल जो हमारे देश में होता है, इससे बड़ी कोई कंट्रोवर्सी हो गई बैंगलोर में, तो लोग मेरी कंट्रोवर्सी भूल गए। तो सोशल मीडिया आपको अर्श से फर्श पर भी पहुंचा सकता है। और सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। ताकत इतनी है कि अब जब मैं, काफी सारी मेरी अब रील्स हैं, कई बार मुझे एक दो बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर के मैसेजेस आए इंस्टाग्राम में कि आप आइए और हमारे ऑफिस में मिलिए, मेरी रील से देखकर। बहुत ताकत है इसमें। बहुत ताकत है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी इस फील्ड में है उनको ऐसी चीजें बतानी चाहिए कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, तो इसमें बहुत ताकत है। अभी मैंने रिसेंटली एक रील बनाई है जिसपे मैंने सच में दिल से ये बात बोली है कि भाई, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आपके 2 सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। बिल्कुल। एक आपकी जो स्किल है उससे आप कमाओ, और बाकी जो है दूसरा आप एक्टिंग से कमाओगे जब जब आपको रोल मिलेगा, ताकि आप ज्यादा टाइम तक यहाँ रह सर्वाइव कर सको। मुंबई बहुत महंगा है, रेंट बहुत महंगा है, बहुत कुछ। मैं कभी ये चीजें बोलनी नहीं चाहिए। मेरे पास एक बहुत खूबसूरत गाड़ी थी, क्योंकि मैं एंकर थी, मेरे पास अच्छे पैसे मैं कमाती थी, मैंने अपने लिए बहुत सुंदर गाड़ी खरीदी थी। मैंने वो गाड़ी बेच दी बॉम्बे आने से पहले। उसका रीजन यही है कि अब शायद काम मिलने में टाइम लगे तो कम में गुजारा करना पड़ेगा, तो भाई अपने पैसे अपने अकाउंट में रखो। वो अच्छी किस्मत, मेहनत, भगवान की मर्जी है कि जल्दी काम मिल गया। अब मैं सोच रही हूँ दोबारा खरीद लूँ। नहीं, अच्छा है, करते रहिए काम, और बहुत अच्छा लगा। और आपने कहा पैसे, और वो तो बहुत जरूरी है, और हम आपको एक छोटा सा गिफ्ट भी देंगे क्योंकि हमारा ब्रांड है प्रारूदी, और हर इंसान को पैसों की जरूरत है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो ये मेरा ब्रांड है, और ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। अगर आप इस यंत्र को अपने घर की वेस्ट वॉल में लगाएंगे जी, तो फिर पैसा खुद ब खुद चल कर आएगा। क्योंकि ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है। ये पायरेट है जो कि पैसे को खींचता है जी, और उसके ऊपर रियल करेंसी है। तो जब आप वेस्ट जोन में लगाएंगे तो पैसा बहुत आएगा। तो इसलिए फिर आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं गाड़ी खरीदूं नहीं खरीदूं। तो मतलब अब मैं जल्दी खरीद हाँ, लूंगी। बिल्कुल जल्दी खरीदोगे। सुगंध, मैंने अभी बीच में ही एक बात कही थी कि आपके अंदर एक और स्किल है गाना गाने की, तो जरूर चाहूंगी आपसे 2 लाइनें सुनना। अच्छा, तो क्योंकि आप इतनी बड़ी महादेव की भक्त हैं, अरे बस और कृपा है बाबा की। मुझे लगता है कि उनका ये गाना आपको मैं डेडिकेट करते हुए गाना चाहूंगी। बस मैं जस्टिस कर दूं, सिंगर नहीं हूं मैं लेकिन बाबा कोशिश का है। आशीर्वाद होना चाहिए बस। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के बाबा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये फीलिंग्स है, ये देखो, ऐसा नहीं है कि पहले कभी सुना नहीं, ये गूज बम्स खड़े होना। और सबसे बड़ी चीज कि अभी जैसे अभी हमने लाइव दर्शन किए केदारनाथ जी के, तो ये कहीं ना कहीं बाबा का आदेश था। बहुत खूबसूरत आवाज के साथ जस्टिस तो अलग बात है, लेकिन वो जो एक
आवाज के अंदर जो बाबा से कनेक्शन था ना, वो एक महादेव का भक्ति फील कर सकता है। बहुत खूबसूरत। ऐसे ही जिंदगी में Thank खुश रहो, बहुत तरक्की करो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मैं भी बस ये कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे इतनी सारी बातें करके। सरेंडर वाली बात जो आपने कही वो मेरे साथ जीवन भर रहेगी। और एक चीज जो मैंने सोचा था आपसे मिलूंगी तो जरूर बोलूंगी, बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं दुनिया में, हम आते हैं, कमाते हैं और जाते हैं, बट आप जो कर रहे हो वो स्वधर्मा है। आपका प्रोफेशन भी है और आप लोगों की भी बहुत लाइफ बदल रहे हो। तो 2 लाइनें मैं आपके लिए कहना चाहूंगी, इंस्टेंटली मैंने सोची हैं। कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी शायरी लगाती हैं आप बहुतों की जीवन की नैया पार। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिली, गीतू परमार। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो थैंक थैंक यू। यू सो मच। आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला। और जो लड़के लड़कियां बहुत सारे सपने लेकर माया नगरी में आते हैं, आपने बहुत सारी ऐसी बातें समझाई हैं कि किस तरीके से कैसे ग्राउंडेड रह के काम करना है, और घर से भाग के आने की बजाय अपने परिवार को अपने साथ रखे ताकि कोई गलत डिसीजन ना ले सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर सो हर मच। महादेव। हर हर महादेव।